am pleased to announce that today we are blessed and privileged to have in our congregation the presence of a world-renowned speaker, Shri Pushpendra Kulshetra, as our guest speaker this evening. I shall give you a short introduction about Shri Pushpendraji. He was born on 2nd December 1960 in Aligarh, India. He graduated in political science from AMU, Aligarh, and a postgraduate diploma in journalism. He has 26 years of experience in various mediums such as print, radio, teaching, and electronic media. He has worked with Aaj TV News in Pakistan as an India correspondent, BBC World Service in Delhi Bureau, Zee News, Sahara TV News and Current Affairs, Sunday Mail Weekly newspaper. He is a regular faculty in the Center of Mass Media. He has been elected as Secretary General of Press Club of India 4 times. He has been a 7-time national roller hockey player. He resigned from his job on 2nd December. He resigned from his job on 2nd December 2017, which was his birthday, to dedicate himself to national cause. Shri Pushpendraji is in Kenya on the invitation of Vikash Bhai Vyas, and we welcome you. And also we would like to welcome everybody who has accompanied him to Jalaram Temple. Thank you very much. I hope you enjoyed this satsang, and I hope you keep on coming back to Jalaram. May I now invite Pushpendraji to the podium. Please put your hands together for Pushpendraji. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ख़ास तौर से नैरोबी के तमाम भारतीय, विकास भाई व्यास जी, श्री अभिजीत गुप्ता जी, इस कार्यक्रम के होस्ट केन भारती सेंटर, इस प्रोग्राम के इनवाइटी श्री झालाराम टेम्पल नैरोबी, यहाँ के चेयरमैन श्री जेपी मंडालिया साहब, शांति भाई, जनाब जैनिल साहब, आप सबका एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहली बार कीनिया आया हूँ। जब चला था तो मेरे मन में सिर्फ कीनिया टीम के अलावा कोई और नहीं था। कि कीनिया की एक टीम है क्रिकेट की, उसको देख के ही अंदाज़ा लगाता था मैं। लेकिन ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि भारत से इतनी दूर न सिर्फ यहाँ भारतीय बिजनेस करते होंगे, यहाँ की इकोनॉमी में इतना कंट्रीब्यूशन करते होंगे, लेकिन इतनी दूर आने के बावजूद भी और इतने लंबे समय के बाद भी जहाँ लोग अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, आपने सनातन संस्कृति की जड़ों को यहाँ रहते हुए मजबूत किया है। ये मेरे लिए ज़्यादा सुख की बात है। विकास भाई और उनकी धर्म पत्नी नम्रता जी, उनका विशेष आभार कि मुझ जैसे आदमी को पिछले 24 घंटे से अपने घर में बर्दाश्त कर रही हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सुबह से कई जगह घूमा
तमाम जितने लोग मिले, उन सब के मन में भारत में जो कुछ हो रहा है, जो दिखाई दे रहा है, उस सब को लेके बहुत गहरी चिंता है। उसको कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके लिए क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं। मैं समझता हूँ कि एक आम भारतीय जो सनातनी है, उसके मन में ये पीड़ा होना स्वाभाविक है। और यहाँ इतना दूर रह कर के आप उस समस्याओं से कैसे लड़ सकते हैं, कैसे जूझ सकते हैं, कैसे उससे बाहर निकल सकते हैं, उसकी अलग अलग बातें लोग करते हैं। मैं बैंकॉक भी गया, मैं मॉरिशस भी गया, तो ज़्यादातर लोगों के अंदर एक निराशा भी थी, गुस्सा भी है। कुछ लोग सरकार के बारे में कोई राय बना सकते हैं, कुछ कुछ सरकारों से नाराज़गी है, वहाँ की पॉलिटिकल पार्टी से नाराज़गी है। और वो धीरे धीरे जहाँ जहाँ भी सनातनी है, उसके मन में ये टेम्परेचर हर दिन बढ़ रहा है। लेकिन ये भी सच है कि इन 70-80 सालों में जो भी कुछ हुआ है, उसे आप दो तरीके से देख सकते हैं। हम कहते हैं कि भारत ने बड़ा विकास किया है, और उस विकास की जब हम परिभाषा गढ़ते हैं तो हमको लगता है बड़े एक्सप्रेसवे बने हैं, बड़े बड़े सेंटर बने हैं, हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमारी इकोनॉमी इतनी पहुंच गई है। पता नहीं, मेरा अपना मानना यह है कि किसी भी देश के जीवन में ये तमाम सारी चीज़ें होती हैं, टूटती हैं, बनती हैं, बिगड़ती हैं। इकोनॉमी बहुत हाई भी अगर हो जाए, आप नंबर 1 भी दुनिया में हो जाएं, तो उसको कोई मैं बहुत बड़ा अचीवमेंट नहीं मानता। जो दुनिया के जितने भी राष्ट्र हैं, उनके यहाँ सिर्फ भौतिक जो डेवलपमेंट है उसको ही अगर सब कुछ आप मान लें, तो मैं मानता हूं कि वो कोई परमानेंट चीज़ नहीं है। अगर आप अपनी लाखों साल पुरानी सभ्यता, परंपराओं, आस्थाओं, मान्यताओं, संस्कृति को, जिससे आप जीवित हैं, जिसको आप हर दिन जीते हैं, सरकार कैसी भी हो, अच्छी हो, बुरी हो, गरीबी हो, अमीरी हो, अगर वो मर रही हैं, तो फिर कोई राष्ट्र जो है बहुत लंबे समय तक अपनी पहचान नहीं बरकरार के रखता। जब दुनिया इकोनॉमी शब्द नहीं जानती थी, तब भी विश्व की इकोनॉमी में भारत का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था। हम अगर वहां से यहां देखें तो लोग भूल गए, अलग अलग देश बड़ी तरक्की कर रहे हैं, कुछ 10-12 देश पूरी दुनिया को चला रहे हैं, वो ही तय करते हैं बहुत सारी चीजें। लेकिन भारत की कभी भी ताकत ये भौतिक तरक्की जिसे आप कहते हैं, जो आर्टिफिशियल तरक्की है, इसको कभी भी लेकर के हमारे यहाँ कोई बहुत उत्साह का माहौल कर रहा हो, ऐसा कभी नहीं था। हम आज भी जब भारत की परिकल्पना करते हैं, जब भारत के बारे में बताते हैं, तो आचार्य चाणक्य से शुरू करते हैं, भगवान राम से शुरू करते हैं, भगवान कृष्ण से शुरू करते हैं। उनको हम अपने आस्थाओं के केंद्र में रख के बात करते हैं। वो हमारी उस संस्कृति की पहचान है, जिसमें आप उनको सिर्फ डिफाइन ही करते हैं तो पता चलता है कि भारत कौन था, क्या था, और हमने दुनिया को क्या दिया। आज कुछ देश पूरी दुनिया को डॉलर के रौब में अपना गुलाम बनाते हैं। एक तरफ डॉलर देते हैं और दूसरी तरफ न्यूक्लियर बम भी देते हैं। एक तरफ पैसे की तरक्की भी करते हैं और पूरी दुनिया में गुलाम भी लोगों को बनाते हैं। हमारी ये कभी परंपरा नहीं रही है। लेकिन जब से सनातनी हिंदू समाज ने एक ऐसी दौड़ में वो शामिल हुआ जिसमें उसको लगता था कि बहुत सारा पैसा कमा लेना, बहुत बड़े बड़े घर बना लेना, यही शायद एक लक्ष्य है, वहाँ से ही मैं समझता हूँ कि हमारी पतन का रास्ता शुरू हुआ।
और जब समाज अपने जड़ों से कट जाता है तो उसे दुनिया की हर चीज़ अच्छी लगती है। फिर दुनिया उसे तिलिस्म लगती है, उसे लगता है देखिए साहब क्या तरक्की की है, वहाँ बड़ी बड़ी कारें हैं और ऐसा है और वैसा है, हमारे पास दुनिया के ब्रांडेड चीज़ें हैं। उन्हीं चीज़ों से वो अपने आप को पहचानने लगता है। और इस गिरावट का आखिरी नतीजा ये होता है कि समाज सच बोलने से डरने लगता है। उसको लगता है कि झूठ बोलने से सब खुश रहेंगे, कोई बुरा नहीं मानेगा, कोई मेरा अहित नहीं करेगा, कोई मुझसे नाराज नहीं होगा। और धीरे 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 एक झूठ बोलता है और फिर पूरा राष्ट्र झूठ बोलने लगता है। आज की वर्तमान परिस्थिति में सबसे बड़ा पूरे हिंदुस्तान के अलावा जहां जहां सनातनी रहते हैं, हम सब लोग झूठ बोलने में सबसे आगे हैं। हम अपनी आस्था के केंद्रों के बारे में भी बात करते हैं, हम राम की कहानी भी सुनाते हैं, हम कृष्ण की कहानी भी सुनाते हैं, तब भी झूठ ही बोलते हैं। क्योंकि हमारे अंदर इतना गहरा चला गया है कि हमको लगता है कि अगर हमने सच बोला तो पता नहीं कुछ लोग नाराज ना हो जाएं, कुछ लोग बुरा ना मान लें। मतलब यहां तक स्थिति आ गई है कि अगर पिता रिक्शा चलाता है तो अपने पिता का इंट्रोडक्शन सार्वजनिक देने में हमें शर्म आने लगी है। अगर मां आपकी बर्तन मांज करके घर चलाती है तब भी वो मां है, और मां अगर हिंदुस्तान की सबसे सुंदर महिला है तब भी हमारी मां है। इसलिए इससे तय नहीं होगा कि आपकी मां किसी के बर्तन मांजती है तो आप उस हीन भावना पे, उस इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में अपनी मां को किसी से मिलवाएं ना, और उसको कोशिश करें कि वो किसी से ना मिले। अगर बाप आपका क्लर्क है और पैसा नहीं कमाता है तो उसका इंट्रोडक्शन नहीं देना चाहता आज की जनरेशन, क्योंकि उनको लगता है कि इससे हमारी कहीं इमेज ना खराब हो जाए। मां और पिता, कितना भी बड़ा दुनिया का गरीब हो और कितना बड़ा अमीर हो, उसे कोई दूसरी दुनिया की ताकत रिप्लेस नहीं कर सकती। इसलिए ये कुंठाओं ने हमको इतनी दूर तक ले गए हैं कि हमने सब कुछ खो दिया है। जब दुनिया आपकी तरफ सच में देख रही है, जब उसको आपकी परंपराओं में, आस्थाओं में एक सोल्यूशन नजर आता है, तब सनातनी हिंदू झूठ बोलने की पराकाष्ठा पे पहुंच गया है। हम शत्रु को शत्रु समझने ही नहीं चाहते। हमने बड़ी बड़ी बीमारियां, अभी दुनिया भर में कोविड आया, उसका सामना किया। किसी ने कहा कि कोविड ऐसी बीमारी है कि उससे दोस्ती कर लो, कहीं उसको नुकसान ना हो, उसके वायरस को बचा के रखो। जब उस बीमारी की आपने दवा खोज ली कि इसे जड़ से समाप्त करना है, तो जो आपकी सनातन संस्कृति को रोज सुबह से लेकर शाम तक चुनौती दे रहे हैं, कभी इस शहर में कभी उस शहर में, कहीं कोई बेटी मारी जा रही है, कहीं 8 टुकड़ों में मिल रही है, कहीं 10 टुकड़ों में मिल रही है। जब पूरा समाज एक ऐसी सभ्यता से डर गया हो कि आप सच बोलते हो और सच बोलने के नाम पे पूरी दुनिया आपको डरा दे कि हम आपका सर तन से जुदा कर देंगे, तो पूरा समाज चुप बैठ गया है। कुछ लोगों ने तय कर लिया है कि हम सच नहीं बोलने देंगे, और आपका बेटा बेटी जो सच बोले, जिसको आप सुबह से शाम तक पाठ पढ़ाते हैं, हमें सच बोलना चाहिए, सच से डरना नहीं चाहिए। लेकिन एक बेटी ने भारत में सच बोल दिया, 84 करोड़ हिंदुओं में से किसी की जबान ऊपर से नीचे नहीं हिली। उनको डर लगने लगा कि ऐसे में अगर हम नुपुर शर्मा के साथ खड़े हुए तो कोई हमारे खिलाफ ये न कर दे। ये हमारी सबसे बड़ी गिरावट है। हम बड़े सेलेक्टिव हैं सच बोलने में, और ये समझते हैं कि शायद झूठ बोल के हम ज्यादा दिन जिंदा रह पाएंगे। दुनिया की कोई सभ्यता नहीं रही, कभी नहीं रही। इसलिए जितना आज संकट हम खुद देखते हैं, हिंदुस्तान में देखते हैं, उसके पीछे एक ही कारण है कि हम झूठ बोलने के सबसे बड़े एक्सपर्ट हैं। और धीरे 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 हमारी पराकाष्ठा ये पहुंच गई है कि अब हम ये भी उम्मीद करते हैं कि हमारा शत्रु भी झूठ बोले, और वो झूठ सच बोल रहा है तो हमको लगता है कि नहीं से झूठ बोलना चाहिए। हम वहां तक पहुंच गए हैं। इसलिए हम लाखों पुरानी साल बात करेंगे लेकिन संविधान को नहीं पढ़ेंगे, जिस संविधान को लेकर के पूरे देश में आपको मूर्ख बनाया गया है। आपके अपनों ने मूर्ख बनाया है।
खूब धड़ल्ले से झूठ बोला है। सारे नेताओं ने बनाया है, तो तथाकथित इन देश के बुद्धिजीवियों ने बनाया है। मठ मंदिर में बैठने वाले उस पुजारी और कथाकार ने भी आपको मूर्ख बनाया है। और आप चाहते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा इतनी पुरानी परंपरा है वो किसी तरीके से स्थापित हो जाए। इससे नहीं होगी। इसलिए जो पिछले 20-25 साल की कहानी है उसमें से कुछ कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं, तो शायद आप समझ पाएंगे कि इन मुद्दों पे कोई नेताजी बात नहीं करेंगे, कि नेताजी चाहते ये हैं कि ये मुद्दे आप तक न पहुंचे और आप इस पे न बोलें। लेकिन इस 25-26 साल के पत्रकारिता के और इस दौर के में मुझे एक बात समझ में आई है कि जैसे मनुष्य के जीवन में एक समय आता है जब आप कहते हैं यार मैंने आज ये काम शुरू किया था और ये हो गया, यार आज मैंने ऐसा सोचा था ऐसा हो गया। जैसे मनुष्यों के जीवन में आता है, हम सबके जीवन में आता है, हम बड़े खुश होते हैं कि आज मैंने यार ये काम सोचा था और ये शाम तक हो गया। ऐसे ही राष्ट्रों के जीवन में भी एक समय, एक काल आता है तब जब आप जो करना चाहते हैं वो हो जाता है। और ये जो मूवमेंट है मैं नहीं जानता कितने समय तक रहेगा। ये मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट है कि इस वक्त निडर होकर के पूरे तथ्यों के साथ, तर्कों के साथ, फैक्ट फिगर के साथ आप अपनी बात कहिए। आपके दबाव में सत्ता पे जो लोग बैठे हैं उनको इस बात का अंदाजा है कि संचार क्रांति के इस दौर में आपकी कोई बात इग्नोर कर दे। मैं आपके सामने जीता जागता उदाहरण हूं इस बात का। मैं ये नहीं जानता था जब मैंने 2012 में इस्तीफा दिया और मुझे लगता था कि कुछ कुछ बातें रखनी है समाज के सामने और उसको कहते रहना है। पार्टियों के चक्कर नहीं काटने, किसी नेता के पीछे नहीं भागना है, किसी विचारधारा को लेकर के कुंठित नहीं होना है। अपनी बात को पूरे उस ताकत से कहिए। मैं मानता हूं कि हम इस 70 साल के या 72-73 साल के इस तथाकथित झूठी आज़ादी के इस दौर में एक ऐसे समय से गुजर रहे हैं कि आपके मन में जो भी है उसे कहने में बिल्कुल मत डरिए। पूरी ताकत के साथ कहिए। और ताकत के साथ कहने का फ़र्क ये पड़ रहा है कि जिन मुद्दों को हमको 20-30 साल पहले उठाना चाहिए था, आज चौराहे चौराहे, गली गली वो मुद्दे आम जन के मुद्दे हो गए हैं जो आपकी सनातन सभ्यता की नींव को खोखला कर रहे थे। इसलिए आज आपको पहली बार यह एहसास होता है कि सब कुछ सरकार नहीं करती, बल्कि समाज जब तय हो जाता है तो सरकार बाध्य हो जाती है करने के लिए। ये अपनी आंखों से हम देख रहे हैं। इसलिए मेरा सबसे पहला कहना यह है कि कितना भी बड़ा पुरुष हो, कितने भी आपके मतभेद हो, कितना भी आपका आदर्श हो, मान्यताओं के साथ, सब सांस्कृतिक उस बैकग्राउंड में, सभ्यता के साथ, सरोकारों के साथ, कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, अगर उसने कोई झूठ, उसने कोई मक्कारी, उसने कोई धोखा किया है तो शब्दों की मर्यादा के साथ उसे पब्लिकली एक्सपोज कीजिए। इससे मत डरिए कि वो बहुत बड़े हैं तो उनका नाम लेने से एकदम समाज में कुछ हो जाएगा। कोई बड़ा बड़ा नहीं होता। अगर झूठा है और वो कितना भी बड़ा है तो चोर है, उसका कोई मतलब नहीं है। ये मत डरिए, क्योंकि ये बना दिया नहीं नहीं उनके बारे में कैसे कह सकते हो भाई, वो देवता थोड़े नहीं है। जिस समाज में भगवान राम पे सवाल उठ सकते हैं उसमें गांधी पे सवाल नहीं उठ सकते क्या? लोग राम के बारे में सवाल उठा रहे हैं, कृष्ण के बारे में सवाल उठा रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी ऐसे हैं कि उनके बारे में सवाल नहीं उठाना चाहिए। अरे भाई, हमारी परंपरा में उम्र का लिहाज होता है। उनको सम्मानित शब्दों के साथ आप उनकी बात तो रखें कि जो उन्होंने किया। ऐसे ही हम किसी गढ़ लेते हैं किसी मूर्ति को, फिर उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसा ना कह पाए, ये क्यों है भाई? जिस देश को आप यहां सब बैठ करके पूरे दुनिया में जहां जहां भी भारतीय हैं, जरा थोड़ी देर के लिए सोचिए कि आप जिस संस्कृति की बात करते हैं, जिन परंपराओं की बात करते हैं, तो जो लोग भारत को नहीं जानते वो आपकी बातचीत, आपके पहनने, चलने, उठने, बैठने से भारत की छवि बनाते हैं।
लेकिन उनको जब ये पता चले, ये जो लोग आपको हिकारत से देखते होंगे, थोड़ा लुक अप डाउन करते होंगे आपको, तो कभी इस बात को भी सोचिए कि वो इस बात से नहीं चिंतित होते होंगे कि आप कितनी महंगी शर्ट पहने हैं और आप कितनी सस्ती शर्ट पहने हैं और आपके पास ब्रांडेड जूता था कि नहीं, वो ये नहीं देखते। लेकिन हाँ, ये कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये जरूर देखते होंगे और ये देख रहे होंगे, इसलिए हमारी ये दुर्गति है कि हम आज भी दुनिया के पहले एकमात्र ऐसे देश हैं, राम की कथा से लेकर सारी कथाएं हम गढ़ रहे हैं, जिस देश के जन्म की तिथि गलत हो और हम धड़ल्ले से बोल रहे हैं। और ऐसा भी नहीं है कि ये किसी ने छुपा के रखा था, सब कुछ आपकी आंखों के सामने था, लेकिन आपको सुनी सुनाई बातों पे ज्यादा यकीन था। आप खुद उसको निकाल करके बता नहीं पाए लोगों के कि 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है। जब जब आप बाहर खड़े होंगे तो दुनिया कहेगी कि देखो ये ऐसे देश हैं जिन्हें 70 साल पहले कोई गुलामी थी, गुलामी से ये आजाद हुए हैं, इनको अपनी डेट तक नहीं पता है, लेकिन ये हर बार 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं और बड़े खुश होते हैं। इससे कितना क्या कैसे समझेगा कोई आदमी आपको, क्या सोचता होगा वो कि कैसे लोग हैं भाई। लेकिन झूठी बात चल रही है और हम सब ये कहें अरे बड़े नेताजी ने कहा है, अरे वो कह रहे हैं, अरे वो कह रहे हैं, कौन सा फर्क पड़ता है। सच सच होता है, उसका पद से कोई लेना देना नहीं होता। सच अगर 10 साल का बच्चा भी कह रहा है तो वो सच है, चाहे 500 साल के लोग उसके सामने खड़े हैं, कोई महत्व नहीं है। हमने ऐसा डरा दिया है, नहीं नहीं, बनी बनाई कोई लाइन है, उस लाइन से अलग मत हटना, उससे जैसे ही अलग हटोगे तो कुछ लोग हमसे सवाल पूछेंगे, माई फुट। डरना किस बात का है? जीवन एक बार मिला है, कम से कम अपने जीते जी ये तो करिए कि आपके जाने के बाद कोई ये ना कहे कि यार जो भी कुछ था इस लालच में कुछ मिल जाएगा, कोई पद मिल जाएगा, कोई बड़ी नौकरी मिल जाएगी, कि इस लालच में ये आदमी पूरी जिंदगी झूठ बोलता रहा और एक दिन चले गए। लोग आपको इससे याद नहीं रखेंगे। आचार्य चाणक्य को इससे याद नहीं रखता है कि वो कितना महान आदमी था, कितने उस पे कपड़े थे, कारें थी। आचार्य चाणक्य को लोग इसलिए याद रखते हैं कि उस आदमी ने एक धोती पहनकर को सत्ता को हिला के नीचे गिरा दिया, इसलिए आचार्य चाणक्य को लोग याद रखते हैं। तो आचार्य चाणक्य बनने की कोशिश कीजिए, चाटुकार बनने की कोशिश मत कीजिए। तत्कालिक तौर पे कुछ लाभ हानि हो जाएगी आपको। आपके माँ बाप ने, पिता ने हम सबको इसलिए पैदा नहीं किया होगा था कि हम किसी के जूते उठाएं। जीवन भर के हमको एक एमएलए की और एमपी की टिकट मिल जाएगी और एमएलए बनने के बाद ही आप बहुत बड़ा काम करेंगे, मैं भी नहीं मानता ये बात। 99% मेरा मानना है कि एमएलए और एमपी बनने वाले ज्यादातर वही लोग होते हैं जो 2 कमरे के मकान से जाते हैं और 5 साल बाद 14 कमरे के मकान में लौटते हैं। आप सड़क पे खड़े होकर के चिल्ला के बोलिए, बिना लाग लपेट के बोलिए, आज सत्ताओं के कान तक वो बात जाती है। ये मेरा जीवंत एक्सपीरियंस है, इसलिए मेरे अंदर ये भाव पैदा हुआ। मुझे कुछ लेना देना नहीं था, ना मैंने आज तक किसी से ये उम्मीद की कि कोई मुझे कुछ देगा या मुझे ये मिलेगा। मैं उस लाइन में ही नहीं हूं। उस लाइन को मैंने ब्लॉक करने के बाद मैं यहां आया। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद नहीं हुआ है। ब्रिटिश आर्काइव में, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, क्लेमेंट एटली उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी कैबिनेट मीटिंग को पढ़ लीजिए। 15 अगस्त 1947 को ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ है। ट्रांसफर ऑफ पावर इज नॉट इक्विवेलेंट टू द इंडिपेंडेंस। लेकिन हम झूठ बोल रहे हैं। इस संविधान जिसकी दुहाई दिन रात दी जाती है, संविधान 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 संविधान, ये संविधान 1935 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की फोटोकॉपी है। यह संविधान आपके समाधान के लिए है ही नहीं। उसमें कुछ हमने कॉमा फुल स्टॉप ऊपर नीचे कर दिया है, हमने पूरे तौर से नहीं बनाया है। इसलिए उसको, संविधान को सिर्फ जब भी बात करेंगे आप तो सिर्फ ये सोच के बात करते हैं ये कुछ महान लोगों ने बनाया था। भाई वो भी रोटी खाता था और हम भी रोटी खाते थे। महानता का कोई सर्टिफिकेट था क्या उनके पास में कि उन्होंने ये कर दिया है तो यही फाइनल है? सवाल तो उठाना चाहिए ना। संविधान कब बना, कैसे बना, क्या उसकी पृष्ठभूमि है, पता नहीं है। और इसीलिए जब आप खामोश हो जाते हैं तो थोड़ी देर के लिए सोचिए
आप आचार्य चाणक्य, भगवान राम कृष्ण की परंपरा के लोग, और आप ही के देश में एक आदमी है सुबह शाम घूम रहे पागलों की तरह, कभी कुर्ते के ऊपर जनेऊ पहन लेता है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप सोचिए कि जब विश्व उसको देखता होगा और सोचता होगा कि यार हमने इतने समय तक पूरी दुनिया को चलाया, लेकिन आलू से सोना बनाना हमें नहीं आया आज तक। यहां ऐसे ऐसे लोग हैं और हमारे बीच में हैं और वो ज्ञान बांट रहे हैं, और उनका दावा है कि वो भारत की सत्ता पे आना चाहते हैं। आखिर कौन उनको जिताता है यार? कौन उनके अंदर ये भाव पैदा करता है कि हम महामूर्खों के भी मूर्खों को चुनेंगे और प्रधानमंत्री बना देंगे? हम इंटरनली अपने घर में कुछ भी करें, लेकिन दुनिया तो आपके उसी रिप्रेजेंटेटिव को देख करके इमेज बनाएगी ना कि भारत के लोग कैसे लोगों को आगे बढ़ाते हैं। एक से एक कलाकार को आपने आगे बढ़ाया। विकास भाई जब मुझे लेके आ रहे थे, इनकी पत्नी जी, जब नेहरू एयरपोर्ट पे बहुत सारे आपके शहर के गणमान्य नागरिक बहनें जब आई स्वागत करने, तो मैं रास्ते में बात कर रहा था कि आप सोचो इस देश ने 70 सालों में हम जिसको तरक्की समझ रहे हैं वो भौतिक तरक्की है, वो फिजिकल तरक्की है। वो आज होगी, कल फिर कुछ पीछे चली जाएगी। एक बाढ़ आएगी, कुछ सड़कें बह जाएंगी, फिर दोबारा सड़कें बनेंगी, फिर दोबारा से एक्सप्रेस वो बनेंगे। रेल की पटरी में 4 थी 6 हो जाएंगी। ये तो एक अलग चीज है। आप सोचो कि हमने 70 साल में कैसे कैसे जोकर पैदा किए हैं। मैं इसलिए कहता हूं कि जब देश का प्रधानमंत्री इंटरनल जो भी इलेक्शन होने के बाद जब वो बाहर जाता है, तो उसको चलता फिरता भारत माना जाता है। उसका चलना क्या है, बैठना क्या है, उठना क्या है, बोलता क्या है, कैसे खाता है, वो सारी चीज वैसे ही होती है कि जब हमारे घर में माँ घर से बाहर निकलती है। मुझे बहुत सारी चीजें वो छोटी छोटी याद है जिससे कि आपकी कॉन्शियस में होता है। जब भी माँ निकलती थी, तो ये बड़ा कॉमन होगा, लेकिन मुझे ये याद इसलिए रहती है कि माँ ने जैसे साड़ी पहनी और माँ बाहर निकलने लगी, तो पीछे से भागते भागते कोई कहा, और जो माँ के पीछे की साड़ी जहाँ पे आप बॉर्डर लगाते हैं, वो थोड़ी सी भी उल्टी होती है तो भाग के उसे कोई ठीक करता है कि माँ घर से बाहर जा रही है, ये साड़ी थोड़ा सा पीछे से उठी हुई है। पिता अगर जा रहा है और कोई बटन खुला हुआ है, तो हम कॉन्शियसली इसलिए जाते हैं कि बाहर जा रहा है, और बाहर जाएगा तो इस घर का रिप्रेजेंटेटिव होगा, उसको लगेगा कि माँ की चप्पलें टूटी हुई हैं या पिता की बेल्ट टूटी हुई है, इससे पूरे घर के अंदर के माहौल का पता चलेगा। तो उसका कॉन्शियस होते थे हम लोग। लेकिन हम लोग ऐसे ऐसे हमने जोकर चुने हैं। एक प्रधानमंत्री वो कब मीटिंग में सो जाते थे और कब उठते थे ये पता ही नहीं चलता था। वर्ल्ड फोरम में, अरे घर पे सो लो यार थोड़ी देर, और इस्तीफा देके सोने का ही काम पूरा कर लो। किसने कहा है दोनों काम एक साथ करो यार? एक विदेश मंत्री, अगर आप इन घटनाओं को सुनेंगे तब आपको पता चलेगा कि 14 के बाद क्या बदला है, अदरवाइज समझ में नहीं आएगा आपको। एक देश का विदेश मंत्री यूएन की मीटिंग में भारत का रिप्रेजेंटेशन करने गया। दुनिया के सारे देश बैठे हुए हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री ने अपना भाषण पढ़ा, और भाषण पढ़ने के बाद वो अपनी कुर्सी पर जाके बैठ गए। तो सेक्रेटरी जनरल ने अनाउंस किया कि भारत के प्रधानमंत्री अपनी बात रखें, विदेश मंत्री। तो विदेश मंत्री उठे और उनकी मेज पे जो कागज वागज थे उन्होंने हाथ में लिए और चले गए, और स्टेज पे जाकर के उन्होंने पढ़ना शुरू कर दिया। ऑलमोस्ट 2.5-3 मिनट के बाद जब वो करीब आधे से ज्यादा पेज पढ़ चुके थे, तो फॉरेन मिनिस्ट्री का सेक्रेटरी भागा, और ऐसे भागते भागते नीचे गया और नीचे से उन्हें कागज पकड़ाए। तो वो ऐसे करके देखने लगे उसकी तरफ। उसने माइक पे हाथ रख के कहा, सर पुर्तगाल का भाषण पढ़ रहे थे आप, ये भारत का ले लीजिए। ये स्थिति है आपकी। आप सोचिए कि दुनिया हमारे बारे में क्या राय बनाएगी। इस देश का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियो जो विदेश के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, एक रक्षा मंत्री बने हमारे यहां। वो कमाल के रक्षा मंत्री थे। जितने भी टॉप ब्रास होती है, जब रक्षा मंत्री की मीटिंग होती है तो उसमें सेनाओं के तीनों चीफ होते हैं, और उसमें कोई
ब्रिगेडियर और कर्नल लेवल का आदमी खड़े होकर के मीटिंग की प्रोसीडिंग को रखता है। क्योंकि हमारे यहां सत्ता को, पदों को बांट करके पार्टियों को संतुष्ट करने की परंपरा है। इनको ये मंत्रालय दे दो जिसमें ये खूब लूट सकें तो ये खुश हैं, इनको ये वाला दे दो, ये मंत्रालय लूटने का है। तो इस तरीके से हमारे यहां मंत्रालय बढ़ते थे। और वो रक्षा मंत्री ने मीटिंग ली तो बेचारा वो एक लेफ्टिनेंट कर्नल के लेवल का एक आदमी खड़ा हुआ, क्योंकि आर्मी के प्रोटोकॉल में एक एक चीज़ सेकंड फिक्स होती है। और उस बेचारे ने कहा कि माननीय रक्षा मंत्री, आपकी आज्ञा हो तो अब हम पावर पॉइंट प्रोग्राम प्रेजेंट करना चाहते हैं। यकायक रक्षा मंत्री के अंदर एक बिजली कौंध गई है और रक्षा मंत्री ने कहा, मैं इसी बात के खिलाफ हूं। आप जब रक्षा मंत्रालय में काम कर रहे हैं तो पावर मिनिस्ट्री की बात यहां क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा बेचारे का हार्ट फेल ही नहीं हुआ उसका, बेचारे का वो जिसने था, नहीं तो वो तो फांसी लगा लेता। वो कह रहा है मैं पावर पॉइंट प्रोग्राम प्रेजेंट करूंगा, वो कह रहे हैं तुम बिजली मंत्रालय में दखल क्यों दे रहे हो? ये ऐसे जोकर आपने पैदा किए थे, ये स्थिति थी भारत की। तो कम से कम अगर हम वहां से निकल करके कोई एक आदमी भारत क्या है, भारत क्या था, तो उसको कुछ समय देंगे कि पिछले 1000 साल की बीमारी को वो 10 साल में निकाल देगा। और जबकि समाज सबसे ज्यादा, ये विदेश की धरती पे खड़े होकर कह रहा हूं, लेकिन भारतीयों के सामने कह रहा हूं, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता हिंदू बिकता है, सबसे सस्ती उसकी बोली है। अरे बिको तो कम से कम इतनी बोली लगाओ कि दुनिया तुम्हें खरीद ना पाए। लेकिन महंगे कपड़े, महंगी गाड़ियां, महंगा मकान, ये तो बहुत कुछ है। लेकिन भाई चुनाव के जमाने में हर पार्टी सनातनी को खरीदती है, और खरीदने वाले को पता है कि आप कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन आप 2 रुपए किलो चावल, 1 महीने की बिजली फ्री, 1 महीने का पानी फ्री, उस पे सत्ताओं के लिए नेता चुनते हो। जब भी कोई आपको देखेगा तो कहेगा कैसे लोग हैं ये, 2 रुपए किलो चावल पे बिक जाते हैं। 5 साल के लिए किसी को भी राजा चुन लेते हैं। अंग्रेज खुश हैं कि यार हम तो कम से कम वहां गए थे तो हम तो 100-150 लोग थे, ये पत्थर मारते तो हम शायद भाग जाते, ये फूलों से स्वागत कर रहे थे हमारा। हर पार्टी आपकी बोली लगा रही है। वो जो आपने एक पढ़ा लिखा चुना है दिल्ली में, निकाल के लाए हैं आप उसे कहीं से कि ये बहुत पढ़ा लिखा है, उसकी हालत ये है। वो अभी बाहर निकला है 2 दिन पहले, इतना पढ़ा लिखा है। क्या क्या हो रहा है? अगर कोई आपको ऑब्जर्व करे भारत को, वो तो लिखे तो वो सोचेगा कि ऐसे लोग तो हमें कहीं मिलते ही नहीं हैं। कीनिया का नाम हो सकता है, युगांडा का नाम हो सकता है, लोग सोचते हैं यार बड़े गरीब से लोग रहते हैं। इसमें भी, यहां भी मुझे वो लोग पिछले 24 घंटे में नहीं मिले जितने सस्ते में हम बिक रहे हैं। और हम अपनी बेटी के लिए दूल्हा देखेंगे, ओहो, तो टाइम्स ऑफ इंडिया में पहले विज्ञापन देंगे, ऐसा 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 हमारी बेटियां, ऐसे ऐसे तुम होने चाहिए। बेटी के लिए वर चुनते वक्त हम कितने कॉन्शियस हैं। जब राष्ट्र के लिए वर चुनना होता है तो किसी को भी चुन लेते हो यार, कम से कम उसमें कुछ तो देखो यार, ये क्या है क्या नहीं है, इसे कुछ आता भी है कि नहीं आता है, बस चुन लो। क्योंकि ये सस्ते में दे रहा है, 2 रुपए किलो चावल, बिजली फ्री, कोई बिजली। और एक कमाल के लोग हैं, एक साहब यहां से गए हैं पढ़े लिखे दिल्ली से, वो पंजाब में कह रहे हैं हम महिलाओं को 1 साड़ी और 1000 रुपए देंगे। यार पति ने 50 साड़ी लाके दी, तब तक उसकी बात न मानी, आपने 1 साड़ी में उसे वोट दे दिया। कहां हैं हम? और फिर हम कहते हैं हम विश्व गुरु होंगे। नहीं, हम विश्व गुरु नहीं हो सकते, हम गुरु घंटाल हो सकते हैं, नहीं हो सकते ऐसे। इसलिए आज जिस समस्या को आप जानते हैं और जिसको नहीं जानते हैं, जानने वाली समस्याओं पे मैं कोई बात नहीं कहूंगा, आप सबको पता ही है। इस संविधान ने, जिसे हम अपने सर पे लेके घूमते हैं, इसी संविधान ने पिछले 70 सालों की इस यात्रा में भारत के सनातनी हिंदू को
8वें दर्जे का नागरिक बना दिया है। ये कहकर के आपको थोड़ी खुशी मिल सकती है, हंसने का मौका भी मिल सकता है, लेकिन अगर एक खटाखट 84 करोड़ को बेवकूफ़ बना रहा है तो फिर ये हमारे ऊपर हंसी की बात है, उस खटाखट पे नहीं है। हम कुछ भी जानना नहीं चाहते, हमने ठेका दे रखा है, ये काम इनको करना है, ये काम इनको करना, हमको कुछ नहीं करना। भारत के संविधान को आज की डेट में जब पढ़ेंगे तो आप जो बहुत हीरो बने हम घूम रहे हैं, संविधान ने हमको 8वें दर्जे का नागरिक बनाया और इस देश के मक्कार और दलाल नेताओं ने पिछले 70 सालों में संसद के अंदर बैठ करके सनातनी हिंदू को 11वें दर्जे का नागरिक बनाया है। यह हमको नहीं पता, यह हम जानना नहीं चाहते, और ये रोज हमारी आंखों के सामने से गुजरता है, लेकिन हम सोचते हैं नहीं नहीं ऐसे कैसे हो सकता है। वो हमारा थॉट प्रोसेस ही नहीं है। इसमें से अपना आदमी चुन लो, उससे अपना काम निकाल लो, बस मेरा काम हो गया, मैं चला गया, इससे ज्यादा कोई इशू नहीं है हमारे लिए। इसलिए जो रियल समस्याएं हैं भारत की, उस पर ना तो नेताजी तो कभी चर्चा करेंगे नहीं, क्योंकि उनका तो पता ही है, वो डिफेंस मिनिस्टर हो गए, पावर मिनिस्ट्री की बात करेंगे, आप उनसे उम्मीद करते हैं कि वो आपकी उन समस्याओं के बारे में बात, वो रियल इशू रखने नहीं चाहते। इसलिए इमोशनल इशू सारी पार्टियां रखती हैं और उसमें आप खुश हो जाते हैं कि अच्छा हो ऐसा हो गया, वाह 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 क्या बात है, बहुत खुश हो गए। लेकिन जो आपके कंटिन्यूअस सिविलाइजेशन को समाप्त कर रहा है, उस पर हमारा कोई ध्यान ही नहीं है। इसलिए मुझे बताइए कि संविधान जब बना तो संविधान सभा की डिबेट हुई। ये आज इसलिए मैं कह रहा हूं कि खासतौर से युवाओं को, बेटे बेटियों को इसको डिबेट करनी चाहिए। जब संविधान बना तो उस संविधान के अंदर इस बात के ऊपर भी बहस हुई कि संविधान सेकुलर होना चाहिए। मैं नहीं जानता कि आप में से कितने लोग सेकुलर शब्द को जानते हैं, या ये सेकुलर शब्द आया कहां से, इस पर चर्चा क्यों हुई, इसकी वजह क्या थी, ये किस जगह से आयात किया गया। ये मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपको नहीं पता होगा। अगर पता हो तुम हाथ उठा के बताइए कि सेकुलर शब्द के बारे में आपकी क्या धारणा है, ये कहां पैदा हुआ था और भारत में इसके बारे में डिबेट क्यों हुई थी। उस संविधान सभा में जब संविधान बन रहा था तब भी इस शब्द के ऊपर डिबेट हुई थी। लेकिन हमने संविधान, हम इतने महान लोग हैं कि हमने सेकुलर शब्द भी इस्तेमाल किया और उसका ट्रांसलेशन हिंदी भी कर दिया हम लोगों ने। और ऐसा गजब का ट्रांसलेशन हमने किया है कि उस शब्द को हम खुद ही बोलते हैं और खुद ही उसको गलत साबित करते हैं। इसलिए हर गली में प्रवचन देने वाले आपको 350 मिल जाएंगे। हर चीज पे बोलना है, जिसकी जानकारी है, जिसकी जानकारी नहीं है। लगता है कि अगर कुछ विषय पे नहीं बोलेंगे तो समाज उन्हें कुछ, इसलिए इस्लाम पे बोलो, बेमतलब में बोलो, ज्ञान बांटो। जिसको जाति के बारे में नहीं पता वो जाति के बारे में भी ज्ञान दे रहा है आजकल। इस्लाम का नहीं पता लेकिन उस पर भी ज्ञान बांटा जा रहा है, और अपनों के बीच में बांट रहे हैं। झूठा एकदम, यह पता नहीं है कि नुक्ता ऊपर लगाना है या नीचे लगाना है, लेकिन गान सुबह से शाम तक, हर यहां भी वहां भी, हर विषय पे बोलना है। अरे भाई जिस विषय को नहीं जानते सार्वजनिक हो, भाई मैं इस विषय का जानकार नहीं हूं, मुझे इस पर मत बुलाइए। मैं तो अपने बहुत सारे 2-4 बार ऐसा आमना सामना हुआ, उनका भारत की अर्थव्यवस्था में बोलिए। मैंने कहा हाई स्कूल में 3 नंबर ग्रेस मार्क मिले थे तब पास हुआ था मैथमेटिक्स में, मुझसे मत बोलो यार। ये कहने में क्या बुराई है, लेकिन उस पर भी बोल रहे हैं। जितने हिंदू संगठन मैंने भारत में देखे, ओफ, हर जगह एक संगठन बना हुआ है। अरे भाई किसी एक विषय को जो सच हो उस पर काम करो, नहीं सबको सब कुछ बोलना है। बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं साहब, एक से एक महाज्ञानी बोल रहा है, और वो ये नहीं समझ रहा कि मेरे बोलने से मेरा उम्र, मेरा कद, मेरा संगठन इतना पुराना है, लोग मुझे सुनेंगे तो मुझे सोचेंगे मेरे बारे में कि यार इतना बड़ा आदमी बोल रहा है तो सच ही होगा, क्योंकि उसके पास समय नहीं है कि वो बताए कि कहां क्या लिखा हुआ है। ना अपने सनातन के बारे में सच बोल रहे हैं, ना इस्लाम के बारे में सच बोल रहे हैं, ना क्रिश्चियनिटी के बारे में सच बोल रहे हैं। अरे सच को सच तो बोलो यार, और नहीं पता तो चुप रहो। आप मुझे बताइए, गांधी जी के बारे में गुजराती लोग सेंसिटिव हो सकते हैं गांधी जी को लेकर के।
वो आप ही के थे, ऐसा नहीं कि किसी और के खाते में डाल दें। इसलिए गुजरातियों की जहाँ ज़्यादा मेजॉरिटी होती है, मैं सार्वजनिक मंच से दोनों ही बातें कहता हूँ कि व्यक्ति और समाज, किसी व्यक्ति से कोई गलती हो जाए और उसको 10 साल के बाद ये रियलाइज़ हो जाए कि मुझसे गलती हुई है, उस गलती को सुधार ले तो फिर वो गलती नहीं रहती है। गुजरातियों की तारीफ ऐसा नहीं कि मैं यही करता हूँ। गुजरात का कोई शहर नहीं जो मैं नहीं गया हूँ, मध्य प्रदेश, बिहार, कोई शहर नहीं है, मैं जहाँ जहाँ जाता हूँ। जो गलती गुजरातियों ने 47 में की थी, उस गलती का 2014 में प्रायश्चित कर लिया उन्होंने। नहीं, मैं कोई भावनात्मक बात नहीं कह रहा, आपको खुश करने के लिए नहीं कह रहा। महात्मा गांधी, महात्मा कहाँ शब्द मिला उनको, नहीं मिला, इस पे इमोशनल मत होइए। जिस व्यक्ति ने इतना बड़ा जघन्य अपराध किया हो और उसको सबने छुपा दिया, जिसने किया था वो तो चला गया, लेकिन जो उसके उस अपराध पे सत्ता में बैठे हुए थे, जो तथाकथित सरकारी हमारे इतिहासकार थे, उन्होंने उस पे झूठ पे इतनी चादरें डाल दी हैं कि आज कोई कहता है ओ नहीं। मैंने पहले दिन जिस दिन इस्तीफा दिया नौकरी से और ये तय किया कि जिन विषय को मैं तभी उठाऊंगा जो मेरी पिछले 20-20 साल की स्टडी है, और फिर उसमें कितना भी बड़ा ताकतवर आदमी हो उसके बारे में शब्दों की मर्यादा का ध्यान रखते हुए पूरी ताकत से एक्सपोज करूंगा। कोई मुझे इस बात की चिंता नहीं। मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं, ना मेरी कोई आइडियोलॉजी है, ना मेरा कोई लेना देना है। मैं बिल्कुल ऐसे मानता हूं कि अगर घर में पिता ने कोई झूठ बोला है, हो सकता है सार्वजनिक मंच से कहे कि पिताजी आप झूठ बोले, लेकिन घर में बातचीत के साथ ये तो कह सकते हैं पिताजी आपने ये जो बात कही थी ये गलत कही थी। इतना तो कहने का साहस होना चाहिए। और पिताजी को भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर ये कह रहा है तो मेरा अपना बेटा है और घर में कह रहा है, पब्लिकली नहीं कह रहा। गांधी जी ने जो जघन्य अपराध किया है उसके बारे में आपको बताता हूं मैं, और ये मैं नहीं कह रहा, खुद डॉक्यूमेंट में अवेलेबल है। गांधी के साथ जो सबसे नजदीक उनके थे, जो सबसे विश्वास पात्र थे, मैं उस महान आदमी को नहीं जानता, न कभी उनके बारे में सुना, लेकिन जिस दिन से मुझे पता चला, जब वो मुझे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट मिले, मैं उस आदमी का नाम हर मन से इसलिए लेता हूं ताकि ये भाव मुझ में और आप में पैदा हो कि हो सकता है वर्तमान परिस्थिति में आपको कुछ झूठ के साथ खड़ा होना पड़ा हो, लेकिन आप में करेज होना चाहिए कि आने वाली नस्लें भ्रमित ना हो, कंफ्यूज ना हो। इसलिए मरने से पहले अपनी कुछ किताब लिखिएगा और उसमें वो सच्चाई लिख के चले जाइएगा, ताकि आने वाली नस्लें समझ जाएं कि इस आदमी ने किस मजबूरी में झूठ बोला था, लेकिन ये लिख के गया है कि मैंने झूठ बोला था। ये करेज होना चाहिए। 1946 की 6 घटनाएं हैं, मैं हर डिस्कोर्स में अपने बोलता हूं, जिसको किसी भी इतिहासकार ने एक साथ क्रमबद्ध नहीं किया है। अगर उन 6 घटनाओं को आप एक साथ देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा जघन्य अपराध हुआ। जनवरी 1946 भारत में 15 प्रांतीय असेंबलियों का चुनाव, और उस चुनाव के अंदर उस वक्त पूरे देश के अंदर जो 15 प्रांतीय असेंबली थी उनकी कुल सीटें थी 1585। उसमें से 492 सीटें मुसलमानों के लिए रिजर्व थी, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग के आमने सामने चुनाव हो रहा था। चुनाव हुआ, 492 सीटों में से 429 सीटें जो रिजर्व थी मुसलमानों की, उसमें से 429 पे मुस्लिम लीग जीती और बाकी के मुसलमान कांग्रेस पार्टी से जीते, और बहुमत कांग्रेस के पास आ गया। तो बट नेचुरल था कि कांग्रेस की सरकार बननी थी। मार्च के अंदर ग्रेट ब्रिटेन से एक कैबिनेट मिशन प्लान, जिसके बारे में आप सब पढ़ते हैं कि कैबिनेट मिशन प्लान आया था,
वो कैबिनेट मिशन प्लान क्या था? वो कैबिनेट मिशन प्लान भारत के लोगों को सत्ता के हस्तांतरण करने की प्रक्रिया का नाम था। और उन्होंने गांधी के कान में आके साफ साफ कह दिया था कि हम सत्ता का हस्तांतरण कांग्रेस को करेंगे और कांग्रेस में नेहरू हमारी पहली पसंद है। ये साफ साफ कह दिया था, कोई कंफ्यूजन नहीं था। तो गांधी जी को चिंता इसलिए हुई कि 23 मार्च 1940 को पाकिस्तान का जो एक शहर है, जो भारत का शहर हुआ करता था पहले, लाहौर में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ और उस अधिवेशन के अंदर ये घोषणा हुई कि हमको पाकिस्तान चाहिए। यह रेजोल्यूशन पास हुआ। उस रेजोल्यूशन के पास होने के बाद यह तय हो गया कि मुस्लिम लीग पाकिस्तान चाहती है और कांग्रेस पार्टी भारत चाहती है। तो कुल मिलाकर के उस चुनाव का यही एकमात्र एजेंडा था। चुनाव का रिजल्ट आ गया। जब रिजल्ट आ गया तो मुस्लिम लीग को यह पता चल गया कि भारत में वोट की पावर से उनको पाकिस्तान नहीं मिल सकता। तो सोचिए 1940 में यह हो रहा है और 1940 के रामगढ़ के अधिवेशन, जो रांची से 100 किलोमीटर दूर एक जगह है, वहां कांग्रेस के अधिवेशन में, इस कॉम्प्लेक्स में कांग्रेस ने, क्योंकि जिन्ना ने यह स्टेटमेंट दिया था कि असली मुसलमान हमारे पास हैं और नकली मुसलमान कांग्रेस के पास हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने आनन फानन में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को अपना अध्यक्ष बनाया। परंपरा 2 साल की थी और आज भी 2 साल के अध्यक्ष की है, लेकिन मौलाना आज़ाद 1940 से लेकर के 1946 तक इसलिए रहे कि कहीं हमारे दामन पे दाग ना लग जाए कि यार हमने मुसलमान को हटा दिया। हम इस बैकग्राउंड से निकले थे। तो अब क्योंकि सत्ता का हस्तांतरण होना था तो नया चुनाव किया गया। तो आप सोचो कि जब यह घोषणा हुई कि अब नया चुनाव होना है, तो कांग्रेस पार्टी की 15 प्रांतीय असेंबलियों से नाम मांगे गए कि कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार कौन होगा। इसलिए राष्ट्रवाद का ठेका किसी एक के पास नहीं है कि हम ही राष्ट्रवादी हैं, ऐसा नहीं है। चौराहे चौराहे चिल्लने से कोई राष्ट्रवादी हो नहीं जाता है। कांग्रेस के उन लोगों को ढूंढिए, मैं ढूंढ रहा हूं। समय कम है और बहुत सारे काम फंसे रहते हैं दिमाग के लिए, इसलिए उतना समय नहीं जा पाता। आर्थिक तंगी के कारण भी काम बहुत सारे नहीं हो पाते कभी कभी। कांग्रेस पार्टी के नए अध्यक्ष का चुनाव होना था क्योंकि कैबिनेट मिशन ने अपनी बात कह दी थी। तो कांग्रेस पार्टी से जब नाम मांगे गए कि पार्टी के अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आप नाम भेज दीजिए, तो आपको ताज्जुब होगा कि कांग्रेस के वो महान नेता नेहरू जी की हरकतों से बहुत अच्छी तरीके से वाकिफ थे। उन्होंने, कांग्रेस पार्टी ने नेहरू को अपना उम्मीदवार तक नहीं बनाया पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए। फिर गुजरात के जो संत, सुना है मैंने कि वो एक गाना बना है, बिना खड़ग बिना ताल दे दी आजादी उनने। ये बाकी जो मरे थे ये जहर खा के मर गए थे लोग। उनका पाप देखिए, उन्होंने कांग्रेस में जाके ये कहा, जब कांग्रेसियों ने नेहरू को उम्मीदवार नहीं बनाया अपनी पार्टी के अध्यक्ष पद के लिए, तो कांग्रेस के ऑफिस में जाके गांधी ने कहा कि नेहरू मेरी पहली पसंद है। उस दबाव में नेहरू को कांग्रेस के अध्यक्ष पद के चुनाव में खड़ा किया गया। लेकिन दूसरी बात सुनिए, उनसे भी बड़े राष्ट्रवादी वो कांग्रेसी थे उस जमाने, भगवान जाने कौन थे, मैं नहीं जानता। जब 15 प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव हुए तो गांधी के दबाव में उम्मीदवार तो बना दिया। तो उसमें पटेल साहब थे, नेहरू थे, पट्टाभी सीतारमन थे। तो 15 प्रांतीय असेंबलियों से जो वोट डाले गए और जब वोट खुले तो गांधी जी ने, जो उनके सबसे निकटतम थे, जो उनके सारे कुकर्मों को जानते थे, अफ्रीका में क्या किया, यहां क्या किया, वो उनके साथ साथ रहते थे, उनको उस चुनाव प्रक्रिया का कन्वीनर नियुक्त किया कि अगर कुछ पेटियां बदलनी होंगी तो ये काम कर देगा।
उनके बारे में देश नहीं जानता। वो अपने समय पे उन सारी चीजों का वर्णन करके चले गए, लेकिन उनकी विरासत के लोग नहीं आए, लेकिन जो दूसरी विरासत के लोग थे उन्होंने उस पूरे डॉक्यूमेंट को ही गायब कर दिया है। लेकिन कभी कभी होता यह है कि कितना भी बड़ा चोर हो, डकैत हो, उसको लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाएगी, लेकिन कुछ न कुछ गलती कर जाता है जिसमें वो चीज़ें मिल जाती हैं। उन्होंने जो किताब लिखी थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन ने छापी थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पब्लिकेशन ने तो किताब को खत्म कर दिया, लेकिन उस किताब को कोई आदमी पढ़ते पढ़ते बाहर ले गया, उसने उसकी डिजिटलाइज कर दिया। जब ये चिल्लाया, मैं कई साल तक लगातार, कुछ 10-12 साल हो गए, तो हरियाणा से किसी साहब ने कहा कि जिस किताब को आप ढूंढ रहे हैं उसकी PDF कॉपी मेरे पास है। उस भले आदमी ने मुझे फ्री में PDF कॉपी दी, मैंने उसकी फोटो कॉपी कराई, तब जाकर के मैं अपनी बात को साबित कर पाया। 15 प्रांतीय असेंबलियों के वोट डाले गए तो आचार्य JB कृपलानी को गांधी जी के सबसे विश्वास पात्र थे, उनको कन्वीनर बनाया कि आपकी देखरेख में पेटियां खुलेंगी। और क्योंकि वो विश्वास पात्र हैं, वो मानते थे गांधी जी, तो शायद कुछ हेर फेर हो जाएगा, लेकिन आचार्य JB कृपलानी ने हेर फेर नहीं होने दिया। वोट खुले, 15 प्रांतीय असेंबलियों के वोट पड़े, और आज की नस्ल जानती है कि नोटा कोई चीज होती है। आज की नस्ल को अभी भी सुनने को मिला है, जब से EVM आई है, कि नोटा क्या है। हमारे पूर्वजों ने उस वक्त भी नोटा डाला था। 15 में से 1 वोट पट्टाभी सीतारमन को मिला, 2 वोट नोटा में गए, और बचे 12 वोट, 12 के 12 वोट उन कांग्रेसियों ने पटेल को दिए, नेहरू को नहीं दिए। अब आप मुझसे पूछिए कि उस समय के कांग्रेसी सोचिए कि कितने बसे होंगे। वो जानते थे नेहरू को, ठीक है, गांधी जी के कहने में उन्होंने कैंडिडेट तो बना लिया, लेकिन गांधी जी के दबाव में उन्होंने अपनी चॉइस नहीं बदली। वो भी कांग्रेसी बहुत महान होंगे, लेकिन ताज्जुब देखिए, दुनिया के फ्रॉड की बात आज होती है, इलेक्शन कमीशन में सुबह से शाम तक खड़े हो जाते हैं, देखिए साहब ये गड़बड़ी हुई है, वोट में गड़बड़ी हुई है। अरे जिस देश की जड़ में मट्ठा उसी दिन डाला गया कि जिस आदमी को एक भी वोट नहीं मिला वो अध्यक्ष बना, और 2 सितंबर 1946 को लॉर्ड बॉबिल ने उसे भारत के प्रधानमंत्री की शपथ दिलाई, और पटेल जिनको 12 वोट मिले वो बाहर। तो आज अगर लोग कहते हैं EVM हैक कर ली, तो कौन सी बात है, इस देश की आजादी से पहले ही EVM गांधी जी ने हैक कर ली थी। तो इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी। इसमें इतना भावुक होने की क्या आवश्यकता है कि गांधी जी के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए। अरे जो नहीं कहना चाहिए अब तो वो भी आ रहा है। वो चिट्ठियां भी जो इंग्लैंड ने सार्वजनिक की है ना, गांधी जी की प्यारी चिट्ठियां जो अपने बिलवडों को लिख रहे थे, उन चिट्ठियों के सार्वजनिक होते ही दिल्ली की सरकार उस वक्त कपकपा गई थी, और चिट्ठियों को खरीदा इसलिए कि कहीं ये सार्वजनिक हो गई तो ये जो पिताजी हैं पिताजी नहीं रहेंगे। फिर सारी चिट्ठियां करोड़ों में खरीदी गई कि ये सार्वजनिक ना हो जाए भारत सरकार में। तो गांधी जी को आप एक हमारी सभ्यता में एक बुजुर्ग के नाते सम्मान कीजिए, लेकिन जो उन्होंने उस दौर में झूठ बोला, गलत किया, उसकी निंदा भी पूरी ताकत से होनी चाहिए। और कमाल आपको बताया कि भारत 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया है, और यह कमाल की आजादी थी। जो आदमी ब्रिटिश साम्राज्य का लास्ट वॉइसरॉय था, हु वाज द लास्ट वॉइसरॉय ब्रिटिश इंडिया? जोर से बोलिए भाई, आप तो इतनी दूर नहीं, अब तो यहां पे दिल्ली वाला नहीं सुनेगा आपकी बात। लॉर्ड माउंटबेटन। मुझे आजादी की परिभाषा बताइए कि जिस ब्रिटिश साम्राज्य का वो लास्ट वॉइसरॉय था, लॉर्ड लुईस माउंटबेटन, 15 अगस्त 1947 को चचा ने कबूतर उड़ाए, आजादी हो गई, और उस आजादी के बाद ब्रिटिश साम्राज्य का लास्ट वॉइसरॉय ही बिकम ए फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। कहीं देखिए ऐसी आजादी? कल तक वो भारत, गुलाम भारत का लास्ट वॉइसरॉय था, और 15 अगस्त 47 को आजाद भारत का कोई गवर्नर जनरल मिला ही नहीं इतना काबिल भारत के अंदर। और तो और कहानी क्या है कि वो जो मंत्रिमंडल गठन हुआ, उस मंत्रिमंडल की कॉपी, जैसे आप ही मंत्रिमंडल बनाते हैं तो फिर राष्ट्रपति के पास कॉपी जाती है उसकी सहमति के लिए।
एक परंपरा है कि राष्ट्रपति उस पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाते और साइन कर देते हैं, तब फिर आप शपथ ग्रहण समारोह करते हैं। वो जो मंत्रिमंडल बना उसके लिए पूरे के पूरे मंत्रिमंडल की कॉपी यहां से क्लेमेंट एटली के पास गई। उनकी स्वीकृति के बाद हमारी मंत्रिमंडल बना और चचा ने हमारे शपथ ले ली और भारत आजाद हो गया और चारों तरफ वंदे मातरम और कबूतर तोता बिल्ली सब चलने लगे हमारे यहां। और 28 अप्रैल 1948 ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर क्लेमेंट एटली की जो कैबिनेट मीटिंग है उसका नोट बता रहा हूं। मैंने अपने फेसबुक पेज पे उसको सार्वजनिक किया क्योंकि मुझे मालूम है कि सच बोलने के लिए 2-3 पद होने चाहिए। वो मेरे पास कोई पद नहीं है, इसलिए हो सकता है आप कहें कि ये आदमी ऐसी बोल रहा होगा। 28 अप्रैल 1948 को हमारे फूल वाले चचा एक चिट्ठी लिख रहे हैं। वो चिट्ठी में एड्रेस किया गया है ग्रेट ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर को, और वो लिख रहे हैं कि महामहिम, मैं आपसे अनुरोध करता हूं और आपका अनुमोदन चाहता हूं कि लॉर्ड लुईस माउंटबेटन साहब का ट्रांसफर आपके द्वारा बर्मा कर दिया गया है। मैं चाहता हूं बंगाल के गवर्नर सी चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य को भारत का गवर्नर जनरल बनाने की अनुमति दी जाए। ये 28 अप्रैल 1948 की चिट्ठी है। हम आजाद हो गए थे 15 अगस्त को। सार्वजनिक है, आप वहां से चले हैं भाई। आप ऐसा नहीं कहते कि आप सडनली 15 अगस्त के बाद आप हो गए थे। वही कुकर्म आज भी हो रहा है, उतने ही झूठ आज भी चल रहा है, लगातार चल रहा है। लेकिन हम रुक के नहीं पूछना चाहते भाई कि जरा बता तो दो भाई, ठीक है आप अच्छे हैं, ये हैं वो, जरा इसके बारे में बताओ तो भाई हम भी तो जाने। तो आपकी इस देश की तथाकथित स्वतंत्रता से लेकर के अभी तक ऐसे ऐसे कानून हैं, आपको ताज्जुब होगा कि भारत के संविधान में एक धारा थी 333। आपने ट्रिपल तलाक तो बहुत सुना, लेकिन 333 कभी सुनी आपने? हाँ या ना बताइए? नहीं सुनी ना। अंग्रेज यहां से गए, जब वो जाने लगे और संविधान बन रहा था, दावा तो यह किया जाता है कि संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, 50 में लागू हो गया और संविधान में ये हुआ, इतनी बैठक, इतने सब कुछ चलता है। लेकिन सोचिए कि उस समय क्या स्थिति रही होगी कि जब ये सब कुछ हो गया और वो चले गए तो 333 नाम की एक धारा संविधान में जोड़ी गई और ये पूरा देश नहीं जानता। इसलिए मैंने कहा कि 14 में आपको लगता हो, देखिए हम आउटसाइडर आदमी हैं, गुजरात आपका है और वो भी आप ही का है, लेकिन हम उस पर सवाल हम दूसरे तरीके से खड़ा करते हैं और आप भावुक होकर कहते हैं। आप भावुकता आपकी जुड़ी हुई है उसके साथ में, क्योंकि अपना है, वो भी काठियावाड़ी का है और वही खाना खाता है, खाकड़ा फाफड़ा जो आप कहते हो। हम जब उसका नाम लेते हैं खाकड़ा फाफड़ा तो हमको ऐसा लगता है ये F-16 जैसी कुछ चीज़ें हैं। लेकिन मैं न कभी मिला न कोई जीवन में ऐसी तमन्ना। मेरा थंब रूल ये है कि कौन है वो, उसकी जाति क्या है, वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, अगर उसने हजारों हजारों साल के बाद आपके सामने सच बोलने की हिम्मत की है तो फिर उससे बड़ा कोई महान नहीं है। मेरे थंब रूल में यह आता है। इसलिए लोगों को लगता होगा मुझे ये चाहिए, मैंने कभी सार्वजनिक मंचों से कहा, आप सोचो कि 333 नाम की एक धारा संविधान में चल रही थी। बड़े बड़े हमारे यहां संविधान पर डिबेट करने वालों ने कभी इस पर चर्चा नहीं की कि भाई इस धारा में क्या बीमारी थी। 11 साल पहले नासिक के एक बहुत बड़ी सभा थी नासिक में, वहां मदन साहब ने कराई। वहां मैंने उस धारा के बारे में पहली बार बात की। मैं मंच से उतरा तो सारे लोगों ने मुझसे पूछा ऐसी तो कोई धारा हमने देखी नहीं। मैंने कहा संविधान खोला है? नहीं देखा। खोला। लोगों को लगता है कि जब हमें कोई बताए हम कुछ खुद नहीं करेंगे। सब लोग शौक थे कि ये कैसे कह सकते हैं। मैंने कहा भाई संविधान के पन्ने पे जाके लिखा हुआ है, वहां देखो। यकीन ही नहीं आया पहले, फिर मैंने सोचा कि नहीं इसके बारे में हर बार बोलूंगा। बोलता रहा मैं 11 साल पहले से।
वो धारा क्या थी ये समझिए। जब अंग्रेज यहां से जा रहे थे तो जो ऊपर की क्लास वाले अंग्रेज थे वो तो सब चले गए थे, जो मिडिल रैंकिंग हमारे यहाँ के अंग्रेज थे वो बहुत सारे यहीं रह गए, और उन्होंने भारतीय महिलाओं से शादियां भी की, कुछ के लिव इन रिलेशन भी थे, और वो यहीं रह गए। अब यहां रह गए तो उन महिलाओं, जो भारतीय महिला और अंग्रेज पुरुष से जो संतानें उत्पन्न हुई, उनका क्या करें? तो जाते जाते वो इंतजाम करके गए कि भारत के संविधान में 333 नाम की एक धारा है, उस धारा के तहत ये जो एक अंग्रेज पुरुष और भारतीय महिला से उत्पन्न होने वाली संतान है, इसे हम एंग्लो इंडियन कहेंगे। एक नया निकाला, और उस एंग्लो इंडियन संतान उनकी यहां भारत में रहेगी। तो अब वो जा रहे थे, तो जाते जाते उन एंग्लो इंडियन जो संतान दो सभ्यताओं से मिलकर पैदा हुई थी, उनका क्या करा जाए? तो ये किया गया कि भाई इन संतानों की गिनती भारत में कम है, लेकिन क्योंकि गोरे लोगों की संतानें हैं और काली माँ से हैं, तो भाई इनका कुछ न कुछ तो उन्हें मिलना चाहिए। तो धारा 333 ने यह कहा कि भाई इनकी गिनती बहुत कम है, तो भारत के संसद में इनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, इसके लिए क्या करें? तो हमारे संविधान के अंदर ये 333 धारा ला करके कहा गया कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 एमपीओं को भारत का राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा, ताकि उनके हकों की बात पार्लियामेंट में उठाई जा सके। और फिर हम बीमार हिंदुस्तानियों ने उसको हर देश, हर राज्य की असेंबली में जोड़ दिया, क्योंकि वो संपन्न थे, पैसा देते हैं 5 करोड़ रुपया, उन्हें नॉमिनेट कर दीजिए। हमने ये महान कार्य किया। तब इस पे सवाल उठा कि भाई जब वो चले गए तो उनकी संतानों का हमसे क्या लेना देना है, वो भारत की तरह वोट दें, उनके लिए अलग से क्या प्रोविजन होगा? उसको उठाया, उठाते उठाते बोलते रहिए। इसलिए मैंने कहा कि मुझे ये बल इस बात से मिलता है कि संसद में जाकर के इतना बोलना है, ऐसे नहीं बोलना है, वैसे बोलना है, इससे बचने के लिए है खुले मंच से पूरी ताकत से बोलो। अगर सत्ता में बैठे हुए लोग आपकी बात सुनते हैं तो फिर आपका काम अगर यही है कि ये चीज़ ठीक हो जाए, या तो मन में ये भाव हो, या ये फिर आपके मन में भाव हो कि जब तक सत्ता में जाकर के मैं 2 करोड़ नहीं बनाऊंगा तो फिर मुझे जाना नहीं चाहिए। बोलते बोलते एक दिन मैंने 6 साल के बाद भारत की संसद में उस समय के कानून मंत्री को मैंने देखा कि वो बिल पेश कर रहे हैं। मेरे मित्रों ने कहा कि भाई टेलीविज़न खोल के देखो पुष्पेन, ये जो तुम कह रहे थे कुछ उस पर बात हो रही है। लाइव टेलीविज़न पे रविशंकर प्रसाद ने ये अनाउंस किया संसद के अंदर कि आज से हम आर्टिकल 333 को समाप्त कर रहे हैं। नहीं, और उन्होंने वजह दी, मैं वही कह रहा हूं। देखिए, सिर्फ ये नहीं है इंपॉर्टेंट, ट्रिपल तलाक तो अभी भी चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि हम इसको इसलिए से करें कि 2011 का जो सेंसस है, उस सेंसस के मुताबिक इस देश में एंग्लो इंडियन की टोटल पॉपुलेशन 262 है। तब वो समाप्त हुई और संविधान हमने बनाया है। इसी संविधान में संसद के अंदर सेकुलरिज्म पे खूब डिबेट हुई, जबरदस्त डिबेट हुई। और संचार क्रांति के दौर में अगर आप उन डिबेट्स को पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि उस जमाने महामूर्ख थे, लेकिन कितने ब्रिलियंट लोग थे। लेकिन उन ब्रिलियंट लोगों के सरनेम से हम जैसे मक्कार लोगों ने उनको नाम कभी तमीज से नहीं लिया, उनको एक खाके में रखा क्योंकि हमारा कद छोटा हो जाएगा। सबने किया। जो सामाजिक संगठन है, जो आम लोग हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है उनका नाम लेने से? राजनीतिक लोगों का हो सकता है कि ये दलित है, ये फलाना है, ये ढिमाका है, वो करें, लेकिन मुझे और आपको किसने रोका है? लेकिन आपके अंदर भी सेलेक्टिव, इसका नाम बड़ा ना हो जाए, इसलिए उसकी बड़ा काम को बाहर नहीं लाना है। अपना तथाकथित ज्ञान जो बांट रहे हैं, जातियों पे भी बांट रहे हैं, रिजर्वेशन पे भी बांट रहे हैं, वो बड़ा रहना चाहिए, उससे नहीं कुछ होता है। लोग हम जैसे पागल कहीं ना किसी दौर में आते हैं और उनका नाम लेते हैं, इसलिए आप बहुत बड़े हैं, बहुत बड़ा संगठन है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है उस संगठन की। संविधान में, संविधान सभा के अंदर सेकुलरिज्म पे बहस हुई, जोर जोर से हुई, और उसमें अयंगर साहब भी मौजूद थे, नेहरू भी मौजूद थे, पटेल भी मौजूद थे, उसमें अंबेडकर भी मौजूद थे। चारों ने पूरी ताकत के साथ सेकुलर शब्द का विरोध किया। लेकिन संविधान सभा की प्रोसीडिंग पढ़ लीजिए, सबसे ताकतवर, स्ट्रॉन्ग फैक्ट के साथ सबसे बड़ा आर्गुमेंट बी आर अंबेडकर का है। बी आर अंबेडकर ने सेकुलरिज्म की
परिभाषा पे जब सवाल खड़ा हो रहा था कि इसको लिया जाए नहीं लिया जाए, तो अंबेडकर ने कहा, जिस अंबेडकर को आज हम एक खास चश्मे से देखते हैं, अंबेडकर का किया काम करोड़ों हिंदूवादी इकट्ठे भी हो जाएं तो एक काम नहीं कर सकते। मैं बता रहा हूं, मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं ताकि आप सच को सच जाने, और जब सच जान जाएं तो मैंने कहा आप नाम देख करके तय मत करिए कि ये फूल वाले चचा हैं तो इन्होंने सारे काम, उन्होंने भी जो कुकर्म किए हैं दुनिया जानती है। पटेल की जो रोल था, पटेल हैं, आज उसी कारण से पटेल जिंदा हैं, उनका कोई वारिस सत्ता में नहीं है। लेकिन अंबेडकर ने जो किया है उसको आप जब चश्मे से देखेंगे और ट्विस्ट कर देंगे तो 2024 की ये जनरेशन जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है वो कहेगा तुम इतने मक्कारों के 60 साल से झूठ बोल रहे हो। जिस आदमी ने दीवार पे लिख के गया इतना बड़ा बड़ा जितना काम किया, उसको बताने में तुमको तकलीफ होती है कि कोई बड़ा ना हो जाए। ये भाव जिस समाज में पैदा हो जाता है कि अपने पूर्वजों ने किसी ने भी बड़ा काम किया, उस बड़े काम में बताने वाले के नाम के आगे क्या लिखा है और ये नहीं लिखा तो इसको बड़ा करें, इसको छोटा करें, तो तथाकथित झूठे मक्कार किस्म के आप नेताओं को गढ़ते हैं और उन्हें फिर दार्शनिक महान ज्ञाता बना बना के चोरों को आप बहान बनाते हैं। ये जिस समाज में होता है उस समाज के साथ वही होता है जो हो रहा था। अंबेडकर ने उस डिबेट में यह कहा कि सेकुलर शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वो वेस्टर्न वर्ल्ड में हुई है, और यूरोप के अंदर जो राजा होता था वो राजा राजकाज के मामले में चर्च से गाइड होता था, चर्च उसको एडवाइस करता था, तब राजा कई निर्णय लेता था। तो जो लोग चर्च में बिलीव नहीं करते थे उनका यह आक्रोश था कि राजा जो है चर्च से इन्फ्लुएंस होता है फिर फैसले लेता है, हमारा चर्च में विश्वास नहीं है, हम दूसरे मत को मानने वाले हैं, इसलिए राजा को चर्च से एडवाइस नहीं लेनी चाहिए। तब यह शब्द गढ़ा गया कि राजा सेकुलर होगा। राजा सेकुलर होगा का मतलब क्या होगा बताइए, क्या समझे आप इस शब्द से? राजा सेकुलर होगा, इस शब्द से आप क्या समझते बताइए, बोल दीजिए क्या बात है, जो भी समझते हो बताइए। तो नहीं पता। उसका मतलब यह था कि राजा का जो अपना फेथ है, जो राजा का अपना बिलीव है, वो जब राज के लिए कोई फैसला लेगा तो उसके अपना बिलीफ उस फैसले का इंफ्लुएंस नहीं करेगा। सिर्फ इतना ही मतलब था। यह कल्पना वहां से आई, और भारत के अंदर जिस संविधान की बहस में चारों ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो अंबेडकर का आर्गुमेंट था कि सनातन भारत के अंदर अनादि काल से भारत की मिट्टी में दुनिया से जहां से भी जो भी सभ्यताएं आईं, उन सभ्यताओं यहां रहीं, पली बढ़ी। कोई ऐसी एक घटना हजारों साल में नहीं मिलती है कि इस देश के मूल निवासियों ने किसी बाहर से आने वाली किसी मजहब को या किसी परंपरा को उनके आस्था के कारण उनका कत्ल कर दिया हो, उनके पूजा घर जला दिए हो। हमने किसी को आज तक चींटी की तरह भी नहीं काटा, वो आई फली फूली चली गई, हमने कभी उनको मने नहीं किया। तो भारत की मिट्टी में और सनातनियों के खून में पैदाइशी सेकुलरिज्म है। लिहाजा सेकुलर शब्द संविधान में लिख करके भारत की परंपरा को छोटा मत कीजिए। यह अंबेडकर का आर्गुमेंट है। उस अंबेडकर ने उस समय उसको रिजेक्ट कर दिया, और जो अंबेडकर के मानने वाले थे, वो कांग्रेस के थे, वो तमाम थे, वो सारे लीडर थे। उनके वारिस आलू से जो सोना बना रहे हैं, उन्होंने सन 1976 में जब देश में इमरजेंसी लगी हुई थी, ज्यादातर नेता जेल के अंदर थे, आनन फानन में 42वां संशोधन बिना किसी संसद बुलाए रातों रात आपने भारत के संविधान के प्रियम्बल में सेकुलरिज्म और सोशलिज्म शब्द को जोड़ दिया। तब किसी से नहीं पूछा था। वही आलू से सोना बनाने वाले 2014 वाले से कह रहे हैं ये संविधान बदल देगा। तुमने तो पैदा होते ही संविधान बदल दिया था। उसी अंबेडकर ने उस संविधान में क्या बड़ा काम किया है। विचार की बात होती है, इसलिए उस वक्त की चीज आप देखेंगे तो आज सोच भी नहीं सकते। आज अगर शायद कोई हिंदू पार्टी ये कहे तो बवाल मच जाएगा इस देश के अंदर। लेकिन क्योंकि आपको न तथ्य बताए गए हैं, ना आप जानना चाहते हैं, आए बाएं शाएं चीजों पे ज्ञान बांट रहे हैं लोग, वही आप समझते हैं यही है। जब संविधान पूरा बन गया था
या आपके अंदर उस भाव को पैदा करने की बात कह रहा हूं कि ये सभा पहली बार ऐसी हो रही है कि जहां आस्था शुरू हुई, अब उस आस्था के बाद रियल वर्ल्ड में आ गए। ये दोनों चीजें एक ही साथ पूरे पहली सभा है जहां मैं कर रहा हूं। अब से थोड़ी देर पहले भजन हो रहे थे, कीर्तन हो रहे थे, आस्था में पूरा ये हॉल एक तरीके से मग्न था, लेकिन आस्था रुकने के बाद आप रियल वर्ल्ड पे बात कर रहे हैं। ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको समझ में आएगा आपके। संविधान कंप्लीट हो गया। संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा की जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अंबेडकर। आज अंबेडकर दुकान चलाने के लिए बिकते हैं। इनका पोस्टर लगा लो, दुकान चलेगी, अंबेडकर का नाम। बाबा साहब अंबेडकर ने संविधान बनाया है। ये बाबा साहब अंबेडकर का सुबह से शाम तक सुनते सुनते दिमाग खराब हो गया। 287 लोग थे उसमें भाई, उसमें एक से एक ज्ञानी था। लेकिन वर्तमान परिस्थिति, बाबा साहब अंबेडकर, चलो मान ला थोड़ा अंबेडकर का संविधान है, ये भी कहो भाई, लेकिन ये तो बोलो कि बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान में हमने पहले दिन ही हत्या कर दी थी। ये क्यों नहीं बताते हो? या तुमको पता नहीं है या तुम मक्कार हो। और आम जन आदमी सब जानता है, यहां से अमेरिका का संविधान कौन था और ब्रिटेन का संविधान कौन था, अपने घर का संविधान के बारे में नहीं बताते। संविधान बन चुका था पूरा, और ये आप कहेंगे कि मुझे कैसे पता है? आप पूछ सकते हैं, आपका अधिकार है कि पुष्पेंद्र जी, आप जो यहां चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं, ये कहां से, आपको कहां से पता? वो किताब बताइए, वो भी बताऊंगा मैं आपको। संविधान कंप्लीट बन चुका था। जरा सोचिए थोड़ी देर के लिए कि ऐसा होता तो ये 70 साल में जो आप बिखर गए हैं, जो आपको लगता है ये सब फालतू की चीजें हैं, ये फलाना है, ये है पूजा पाठ, ये आपको लगता है। लेकिन उस घटना को इसलिए बता रहा हूं कि चिल्लाता रहा हूं मैं उसके बारे में, और खुश हूं कि 14 वाले के कान में चला गया और उसको जो करना था उसने कर दिया। इसलिए किसी चीज का क्रेडिट लेने वेने का मसला नहीं है। और भी हमारी टीम के साथ लोगों ने, सबने बोला होगा, अलग अलग बोला होगा, लेकिन किसी चीज की वो सच बता दीजिए तो जो सत्ता में लोग बैठे हैं उनके पास इतनी ताकत है, सेकंडों में पता कर लेंगे। उनके पास तंत्र है, हमारे पास तंत्र नहीं है। लेकिन ये नहीं था कि कहते कि नहीं हम जब तक एमपी की टिकट नहीं मिलेगी तभी बताएंगे। भाई साहब, हमारा ये भाव नहीं है। संविधान जब कंप्लीट हो गया बहन, तो उस संविधान के अंदर पहला जो पन्ना है जिसकी आजकल बड़ी चर्चा होती है, भारत के संविधान का जो पहला पृष्ठ है उसकी पहली लाइन क्या है? कोई बताएगा? भारत का जो संविधान है, कॉन्स्टिट्यूशन है, जो आइन है, उसके पहले पेज की पहली लाइन क्या है? कहां पढ़ा? ये तो सब प्रियम्बल की बात, मैं तो संविधान के पेज की बात कर रहा हूं। वो तो प्रियम्बल में है, वी द पीपल ऑफ इंडिया के सोलोमनी अफेम, वो तो वो अलग चीज है। लेकिन जब संविधान शुरू होता है, उसके पहले पन्ने की पहली लाइन का पहला वाक्य है, इंडिया दैट इज भारत। अब ये लाइन सुन करके आपको लगता होगा इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन उन 2-3 विजनरीज को देखिए जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल हैं और अंबेडकर शामिल हैं, तीसरा शामिल ही नहीं है। ये दोनों संविधान बनने तक इस बात पे जब चर्चा हुई कि भारत के पृष्ठ पे लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत, लेकिन ये तो इंडिया का संविधान है, इसमें भारत नहीं है। तब दोनों ने मंत्रणा की और उसके बाद ये कहा कि अब इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता है, समय की मांग है कि हम क्या कर सकते हैं। तो दोनों ने मिलकर कहा कि क्या हमारी हजारों साल की जो सभ्यता थी उसमें व्यापार क्या होता था, उसमें हमारे आदर्श कौन थे, हमारे यहाँ स्टेट का सेंटर का रिलेशन कैसे होता था, हमारे मूल अधिकार कैसे थे, उन सब के दौर की चीज़ों में हम चित्रों के माध्यम से इस संविधान में उसे प्रकट कर देंगे। आने वाली नस्लें उससे अपने आप जुड़ लेंगी। ये दोनों का मूल डिस्कशन था। और उसके बाद आनन फानन के अंदर, बंगाल के अंदर एक जगह है शांति निकेतन। उस शांति निकेतन के अंदर उस समय के सबसे बड़े आर्टिस्ट, उनका नाम था नंदलाल बोस। और नंदलाल बोस जी को से संपर्क किया गया और ये कहा गया कि नंदलाल जी, समय की कमी है, ये संविधान की कॉपी आप देख लें, इसे पढ़ लें और जल्दी से जल्दी, कोई 8 या 10 दिन का समय था उनके पास, कहा कि फिर इसको उस जहाँ जहाँ जो जो चैप्टर लिखे हुए हैं उन चैप्टर के हिसाब से हमारी सभ्यता में क्या होता था तो हम उस समय के किन चित्रों को इसमें डाल सकते हैं।
नंदलाल बोस ने उस समय उनकी टीम में जो सबसे यंगेस्ट आदमी था, उस वक्त उसकी 22 साल की उम्र थी। ये भाव आपके अंदर ये पैदा करेगा कि इतनी दूर तक सोचने वाले उस 22 साल के बच्चे के उस विजन को आप समझें, क्योंकि वो परिवार जीवित है, इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। ये सभा समाप्त करने का आदेश है। नहीं, मैं तो, मुझे अच्छे अच्छे रोक नहीं पाए, लेकिन इसलिए इनकी बात मानूंगा कि लौटने की टिकट इन्हीं के पास है। तो आप सोचिए कि जो लाइन पकड़ी, नंदलाल बोस को कहा गया कि आप चित्रों के माध्यम से बनाइए, उसमें जो सबसे यंगेस्ट उनका आर्टिस्ट था जो उनके बीच में, उसका नाम था राम मनोहर सिन्हा। वो जबलपुर के रहने वाले थे। 2007 में उनका देहांत हुआ है और उन्होंने ये अपने बेटे को सारी चीज रिकॉर्ड करके गए हैं, इसलिए इस बात को मैं उस पूरी ताकत से कहता हूं। ये जो ज्ञान व्यापी का नाम आजकल आप सुन रहे हैं, बहुत सबने सुन लिया होगा ज्ञान व्यापी, फिर ये भी सुना होगा कि उसका नाम है ज्ञान व्यापी मस्जिद। ये भी सुना आपने? किस दुनिया के लिटरेचर में आपने सुना ज्ञान व्यापी और मस्जिद? ज्ञान का मस्जिद से क्या संबंध है? कहां सुना आपने? यानी नैरेटिव देखिए, आज नैरेटिव की लड़ाई हो रही है, जगह जगह नैरेटिव बन रहे हैं। उस जमाने का नैरेटिव है ज्ञान व्यापी मस्जिद, जबकि वो ज्ञान व्यापी मंदिर था। उस ज्ञान व्यापी मस्जिद के अंदर, ये उस घटना से रिलेटेड है इसलिए बता रहा हूं मैं आपको। चित्र बन गए, चित्र आ गए, आनन फानन में प्रेस में गए, चचा को भनक लग गई। तो उस संविधान के जितने भी पार्ट हैं, हर पार्ट के ऊपर एक चित्र है और उसमें दो ही जगह ऐसी घटनाएं हैं कि चचा ने कहा कि एक भी चित्र नहीं जाएगा। अब चचा के पास समय कम था, चचा बिजी ज़्यादा थे, तो अंबेडकर वगैरह ने कहा नहीं चित्र हैं, जाने दीजिए, अगर कोई आपको लगता है इसमें कहीं कुछ ऐड हो तो बता दीजिए। तो वहीं प्रेस में जाने से पहले खड़े खड़े सिर्फ दो ही जगह ऐसी है जहां दो चैप्टर पर, एक चैप्टर पर दो तस्वीरें और दूसरे चैप्टर पर दो तस्वीरें बन रही हैं। बाकी सारे चित्र वो चचा की पसंद से उसमें डाला गया, और जब आप ओरिजिनल संविधान की कॉपी देखेंगे तो वो लगता है लास्ट मिनट पे बनाया गया है। तो ये सारी घटना राम मनोहर सिन्हा अपने दौर में जब वो जीवित थे तो रिकॉर्ड करके गए हैं। तो मैंने ज्ञान व्यापी का जिक्र इसलिए किया कि आज ज्ञान व्यापी का हमको प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। छोटे भाई का पजामा, बड़े भाई का कुर्ता, वो ये मांग रहे हैं कि हमें प्रमाण दो कि ये थे कि नहीं थे, और हम प्रमाण देने पे लगे हुए हैं। उस सभा में भारत के संविधान के पहले पृष्ठ जहां इंडिया दैट इज भारत लिखा हुआ है, ज्ञान व्यापी के अंदर जो 90 फीट गहरा शिवलिंग है, उस शिवलिंग के सामने जो नंदी 450-500 साल पुराना है, उस नंदी की तस्वीर भारत के संविधान के पहले पृष्ठ पर बन रही है। आज आप उस नंदी के बारे में वो बना गया। उसी संविधान के चैप्टर 5 के ऊपर पुष्पक विमान से भगवान राम, लक्ष्मण और सीता की तस्वीर है, उसी में कृष्ण की तस्वीर है, उसी में सुभाष की तस्वीर है, उसी में छत्रपति शिवाजी की तस्वीर है, उसी में लक्ष्मीबाई की तस्वीर है। आज अगर कोई कहे तो इतना हिंदू मुस्लिम और ये और कट्टरपंथ और फलाना पंथ, ये आपके पूर्वज करके चले गए थे। ओरिजिनल संविधान में ये तस्वीरें, ये सारे चित्र हैं, लेकिन जो ये बता रहे हैं कि संविधान को ये बदल देंगे, ये बदल, अभी तो बदला ही नहीं है उसने, अभी तो बदला ही नहीं है। तो ये जो चिल्ला रहे हैं बनने के बाद बदल दिया गया, तो ओरिजिनल संविधान में कुल मिलाकर के 22 चित्र हैं, और वो 22 चित्र आपको हजारों साल पुरानी भारतीय परंपरा और संस्कृति से जोड़ते हैं। यही राम की तस्वीर भी उसके अंदर मौजूद है। तो मेरा सवाल ये है कि आप ये तो रो सकते हैं कि साहब देखिए उन्होंने ऐसा कर दिया तो हमें ये कर देना चाहिए और फलाना ये कर देना चाहिए। उसकी जगह खड़े होकर देखोगे तो जो उसने कर दिया ना, वो आप में से, हम में से 10 बार भी बन जाते, पीएम तो नहीं कर पाते, नहीं कर पाते, क्योंकि हम तो अपने पड़ोसी को खुश करने के लिए तिलक ना लगे यार, क्योंकि हमारा पड़ोसी पूछेगा अच्छा आप तिलक क्यों लगाते हैं, इस चक्कर में तिलक मिटा के चलते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री से आपकी ये उम्मीद है रातों रात हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए ये देश, और हम हिंदू हैं नहीं।
पूजा करना, प्रसाद चढ़ाना और भजन करना हिंदू होने का परिचायक नहीं है। पहला परिचायक है, अगर आप सनातनी हिंदू हैं तो सच बोलिए, वैसे ही जैसे सनातन में सच कहा गया है। सूरज पूरब से निकलता है, यही सनातन है, इसमें झूठ नहीं बोला जा सकता। तब भी इस विकट परिस्थिति में जब 2 रुपए किलो चावल में बिकने के कारण आपने 240 पर रोक दिया और कुछ अहंकारी लोगों को लगता था कि हमसे बड़ा कैसे हो गया, उन्होंने पूरी ताकत लगा दी कि नहीं, इसे रोक देना है क्योंकि ये हमारी सुन नहीं रहा है। तब भी उसने, लोगों को पता नहीं है कि बड़े काम, इतना बड़ी जब दीवार खड़ी होती है तो लोगों को पता नहीं चलता कि ये जो एक ईंट आखिरी वाली लगाई है यार, यही तो सारी सभ्यता को बता रही है। उसकी तरफ कोई नहीं ध्यान दे रहा। उसी आदमी ने संसद भवन नया बनाया, बना, इसमें तो कोई बात नहीं है, संसद भवन नया बना है। संसद भवन जब नया बन गया और आधा अधूरा था तो उसने एक दिन यह घोषणा की कि संसद भवन को 28 मई को इसका इनॉग्रेशन होगा। अब जो लोग सिर्फ भावनात्मक नारे लगाते हैं वो कभी उनको समझ नहीं आता कि ये क्या करने वाला है या किस तरह करेगा। जब उसने कहा कि मैं 28 मई को इस संसद भवन का इनॉग्रेशन करूंगा, 99% लोग ना अपने और ना शत्रु, उसने हवा ही नहीं लगने दी। ऐसा गजब का भेजा है गुजरातियों को, जिसके लिए आपको मुबारकबाद बार बार देता हूं मैं। इसलिए मैं कहता हूं कि 47 की गलती का प्रायश्चित आपने 14 में किया है। 28 तारीख की शाम को मंद बुद्धि को पता चला कि ये क्यों आज इनॉग्रेशन कर रहा है। फिर रात में पता चला, रे सावरकर का जन्मदिन है आज तक। तो सावरकर की ज्ञान बताने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले सावरकर के नाम से डर रहे थे। और तैल चित्र जब लगाने का समय आया तो प्रधानमंत्री उस समय के थे तो उन्होंने प्रपोजल तक नहीं रखा। लेकिन मैं उस आदमी को धन्यवाद देता हूं जो उस समय के स्पीकर थे, महाराष्ट्र के शिवसेना के लीडर थे मनोहर जोशी जी। उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। प्रधानमंत्री के अपने 60 गांठ होगी, क्या होगी मैं नहीं जानना चाहता, लेकिन उन्होंने उस मीटिंग में नाम ही नहीं रखा कि सावरकर का तैल चित्र यहां लगना चाहिए। मनोहर जोशी ने, जानते थे कि मनोहर जोशी ये काम कैसे हो सकता है। मनोहर जोशी निकले और उन्होंने वहां फोन किया महाराष्ट्र में। उस जमाने असली टाइगर था, अब नकली वाला है। उनको फोन किया कि वो चित्र लगने की बात तो रखी नहीं गई है, लिहाजा सावरकर का चित्र पार्लियामेंट में नहीं लगेगा। उसने मालूम है क्या कहा? उसने कहा उनको बताइए कि मैं दोपहर में दिल्ली पहुंच रहा हूं। मनोहर जोशी ने कहा बाल ठाकरे दिल्ली आ रहे हैं। फिर उनको पता था कि वो दिल्ली आएगा तो क्या करेगा। फौरन शाम को दूसरी मीटिंग बुलाई गई और मीटिंग में तैल चित्र सावरकर का पार्लियामेंट में लगाया गया। तो तैल चित्र लगा गए वो। इस वाले ने पार्लियामेंट का इनॉग्रेशन ही 28 मई को किया है। और पूरे देश ने जब वो लाइव टीवी देखा होगा तो सबसे पहला काम उसने क्या किया कि वो अपने शत्रुओं को चढ़ाने में बड़ा एक्सपर्ट है। उसने वही शॉट दिखाने को कहा टेलीविजन से, जब संसद के इनॉग्रेशन के बाद अंदर पूजा हो रही थी तो सावरकर के नीचे दीप जला रहा था। बस यही दिखाया उन्होंने, उसमें और कोई नहीं नजर आया। तो वैसे ही बहुत लोग जल के मर गए। तो सावरकर को स्थापित उसने कहां किया? सत्ता के केंद्र में। और जिस सुभाष को हमने 1945 में मरा हुआ दिखा दिया था, जिस सुभाष के बारे में हमने अनेक भ्रांतियां पाल रखी थी, उसी सुभाष की मुहिम चलाई। और हमारा सिर्फ एक ही एजेंडा था कि सुभाष के सारे कागजों को डीक्लासिफाई कर दिया जाए। डीक्लासिफाई भी किए उसने। और पार्लियामेंट के सामने से जो अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो वो इंडिया गेट, जहां भारत का विश्व युद्ध के अंदर जो लोग मरे थे उनके नाम लिखे, उसमें कई सारे अंग्रेजों के भी नाम थे। वहां जॉर्ज पंजम, जिसने भारत के अंदर ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी थी, उसकी मूर्ति लगा करती थी, फिर उसके बाद से वो खाली पड़ी थी। उसने उसी दिन अनाउंस किया कि इस जो कैनोपी है जो सीधे तौर पे सत्ता के सामने खड़ी हुई है, उसमें सुभाष की 28 फीट ऊंची मूर्ति लगाई है। तो जिन जिन लोगों को कांग्रेस ने दरकिनार कर दिया था, दबा दिया था, उनकी मूर्तियां लगाई। उसमें 3 अभागे थे, उसमें सावरकर थे, उसमें पटेल थे और उसमें सुभाष थे। पटेल की मूर्ति गुजरात में इतनी ऊंची लगाई है कि कहीं से भी लेट के देखो तो नजर आ जाएगी।
सावरकर पार्लियामेंट के सामने जिंदा हैं और उस सामने जो सबसे बड़ा है, जहां आप रीत रखने जाते हैं, जहां आप शहीदों की फूल चढ़ाते हैं, वहां उसने सुभाष को खड़ा कर दिया। आने वाली नस्लें पूछेंगी कि ये सुभाष कौन थे, तो आपके अंदर वो भाव पैदा होगा कि ये वो एक आदमी था जब ब्रिटिश साम्राज्य के जूते चाट रहे थे कांग्रेसी, तब उसने सत्ता को चुनौती देते हुए 21 अक्टूबर 1943 को भारत की आजादी की घोषणा की और विश्व के 9 देशों ने उसे मान्यता दी। वो सुभाष था। तो चीजें ऐसे बदलती हैं। इसलिए चीजों के बदलने से सोचने की कोशिश करिए कि हमने ये चित्र हटा दिए, हमने तो चिल्लाया, हमने तो हमारा एक ही काम है, हमने सोच लिया कि तथ्यों के साथ में, ताकि कोई बड़े से बड़ी ताकत को ये पता चल जाए कि भाई ये आदमी जो है क्या कह रहा है, और इसको सुनो, इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करने के बाद हमारा काम हो जाएगा। उसने फिर क्या किया, पार्लियामेंट बन गई, नई पार्लियामेंट बनी, तो पुरानी पार्लियामेंट से लोग बस्ता लेके जा रहे थे, देखा होगा आपने शॉट। पुरानी पार्लियामेंट से एक बस्ता टांग करके नई पार्लियामेंट जा रहे थे। उन सब एमपीओ के चेहरे पे ऐसी खुशी थी जैसे बच्चा पहली बार स्कूल जाता है, इतने खुश थे। उन्हें पता ही नहीं था कि उस बैग में बम रखा हुआ है। वो जब नई पार्लियामेंट में जाके बस्ता खोला तो उसमें संविधान था। संविधान खोला तो नंदी मौजूद, राम मौजूद। तो उन्होंने कहा, लो, ये तो हमें सोचे नहीं था कि ये तो जो हमारे पूर्वजों ने इन सब को हटा दिया था, इसने नए संविधान में सब डाल दिया है। अब भगवान काल्पनिक है, ये कहते रहो, भगवान तो राम इसमें बने हुए हैं। तो चीजों को करने में ये सभ्यताओं का युद्ध है, ये हिंदू मुसलमान का युद्ध नहीं है। जो लोग इसे हिंदू मुसलमान का युद्ध कहते हैं वो तत्कालिक फायदे नुकसान तो हो सकता है। इसलिए मैं इस सरकार के बारे में, इकोनॉमी कितनी अच्छी है, ट्रिलियन की हुई कि नहीं हुई, ये पैसे कुछ कम हुए ज़्यादा हुए, मैं मानता हूँ कि सभ्यताएं जितनी भी हैं ये ज़िंदगी में होता रहेगा, कुछ महंगा होगा, कुछ रुपया घटेगा, कुछ बढ़ जाएगा, लेकिन हम सब लोग एक सभ्यता से पहचाने जाएंगे। वो मोहनजोदाड़ो से लेकर दुनिया भर की सभ्यता हो, कोई आपको ये नहीं पहचानेंगे कि आपकी पहचान गांधी से होती है। बहुत कोशिश की बनाने की, लेकिन नहीं होने लगी। आपके पूर्वज भगवान राम हैं, गांधी जी नहीं हैं। आपको दुनिया आचार्य चाणक्य से जानती है। भारत 1947 में आज़ाद हुआ है, इसका यह मतलब नहीं कि 47 से ही जो हमारे पिताजी हैं हम उनसे जाने जाएंगे। उनसे पहचान नहीं है हमारी आज भी। ठीक है, आपने बना दिया, ठीक है, हमने झेल लिया, बर्दाश्त कर लिया, वो अपनी जगह है, लेकिन आपकी पहचान आज भी आचार्य चाणक्य से है, भगवान राम से है, भगवान कृष्ण से है। आप उनके वंशज हैं, किसी और के वंशज नहीं है जिन्होंने अपनी चाटुकारिता के लिए ये सब किया। वैसे उसमें कोई मतलब नहीं है। आप अपने आदर्श को बदलिए। जब भगवान राम को आप सुनते हैं, जब आप उनकी कथा करते हैं, आपकी बहनें और माएं जब कथा करती हैं, तो आप भगवान राम के एक भाव को लेते हो, ये गलत बात है। टोटलिटी में लेना चाहिए। भगवान राम के आदर्श को समझने की कोशिश कीजिए कि जिसको हमने इतना आदर्शवादी बना दिया है कि हम अपने बेटे को राम बनाना चाहते हैं, लेकिन हम सेलेक्टिव हैं उस राम बनाने में। वो माएं सेलेक्टिव हैं अपने बेटे को कृष्ण बनाने में। हमने कृष्ण को सिर्फ माखन चोर दिखाया है और गोपियों के कपड़े लेकर पेड़ पे बैठ करके उनको दिखाया। बस यही 2 तस्वीरें कृष्ण की हमने प्रचारित की हैं पूरे देश के अंदर। भगवान राम को जब आपने वनवास भेजा, आदेश हुआ कि वनवास चले जाओ, तो भगवान राम जब वनवास के लिए जाने लगे तो उन्होंने सब कुछ राजकाज छोड़ दिया, एक ही बात में सब छोड़ के और चले गए। तो आपने ये बात नहीं कभी महसूस की, जो चित्र हम देख रहे हैं, पिछले कम से कम अपने जीवन में देख रहे हैं, उससे पहले हमारे दादा परदादा ने देखे। राम जब जा रहे थे, उनकी मां को ने आदेश दे दिया कि राज इन्हें नहीं मिलेगा, इनको जंगल जाना है। तो जंगल जाते वक्त वो मां, वो कथाकार जो 4-4, 5-5 करोड़ रुपया लेते हैं और फ्रॉड फैलाते हैं, ये वो नहीं बताते राम के चरित्र के बारे में कि रामचंद्र जी को जब जंगल जाने का आदेश हुआ कि तुम्हें राज नहीं मिलेगा, तुम्हें जंगल जाना है, तो भगवान राम अपने तन के ऊपर कोई अटैची भर के कपड़े नहीं ले गए थे। उनके पिताजी के रास्ते में बहुत सारे दोस्त थे, वो किसी के यहाँ भी जाकर रुक जाते ना। लेकिन राम जब जा रहे हैं और राम के चरित्र को आप जब बताते हैं और अपने बेटे को राम बनाना चाहते हैं, तो अधूरा राम मत बनाओ। वो राम जब निकले हैं तो उनके तन पे छोटे से 2 कपड़े थे, लेकिन धनुष बाण भी उनके पास था। और भगवान राम धनुष बाण चिड़ियों का शिकार करने नहीं लेके गए थे। उनको पता था पागल जिहादी जंगल में मिलेगा, उसको मारना है, और वो इसी से मरेगा, वो बातों से नहीं मरेगा, वो प्रवचन देने से नहीं मरने वाला है। तो भगवान राम ने अपने मर्यादा में रहते हुए जब समुद्र से विनती की, घंटों विनती की कि मेरी पत्नी को कोई उठा के ले गया है, हे समुद्र देवता मुझे रास्ता दे दे, समुद्र ने अपने आप रास्ता नहीं दिया।
वो विनती करते रहे। वही भगवान राम जो हमारे लिए आदर्श है, उसी भगवान राम ने जब धनुष बाण ताना तो समुद्र अपनी औकात में आ गया और 2 मिनट में उसने रास्ता दे दिया। इससे आप ये भाव पैदा कीजिए, राम बनाइए, राम पूरा बनाइए, अधूरा मत बनाइए। अगर शत्रु आ जाए तो बाण को तान लीजिए और उसका सर्वनाश कीजिए, तब तो राम की बात होगी। ये नहीं होगा कि आप राम बना दिया है, उसे मुकुट पहना दिया है। इसी तरीके से आप कृष्ण को जब माखन चोर बना देते हैं, जब आप राधा के साथ उसे दिखाते हैं, जब वो गोपियों के कपड़े ले जाता हुआ दिखाता है, उस कृष्ण को आपने कहां ले जा करके मारा है? वही कृष्ण जिसे आप माखन खाता हुआ दिखा रहे हैं, गोपियों के कपड़े ले जाता हुआ दिखा रहे हैं, अपने बेटे को आपने नहीं दिखाया। कि जब धर्म और अधर्म की लड़ाई हो रही थी और अधर्म के साथ उसके अपने सगे संबंधी भी खड़े हो गए थे, तब उस कायर अर्जुन जो अगर मगर कर रहा था, उसे महाभारत में घंटों वो प्रवचन दिए और उसे अपने कर्तव्य का बोध सिखाया। और उसके बाद उन्होंने अपने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तेरा कर्म है कि तू अधर्म का नाश कर। अगर इस अधर्मियों के साथ तेरे अपने भी खड़े हैं तो बाण को तान और इनका सर्वनाश कर, तेरा काम है। उस अर्जुन के ज्ञान देने के बाद महाभारत हुआ। तो कृष्ण के अपने बच्चे को जिस दिन आप कपड़े पहनाएं, बांसुरी दे दें और माखन दिखाता हुआ न खाएं, उसी बच्चे को यह भी सिखाइए कि जब राष्ट्र और समाज और अपनी सभ्यता के ऊपर प्रश्न खड़ा हो जाए तो किसी की भी हत्या जायज है। ये प्रवचन में कल सुबह 4 बजे तक दे सकता हूं, लेकिन हर जगह की अपनी एक मर्यादा होती है। मैं नहीं चाहता कि यहां जिन्होंने मुझे बुलाया है वो कहें कि अगली बार किसी को हिंदुस्तान से नहीं बुलाना है। आप सब ने मुझे इतनी दूर आने के बाद सम्मान दिया, मेरी बात सुनी। मेरी एक एक बात को याद रखिएगा मत रखिएगा, लेकिन इसमें कोई त्रुटि हो, कोई गलत बात लगती हो, अनसाइंटिफिक बात लगती हो, उसका सोर्स आपको न मिले। मेरे सोशल मीडिया के सारे अकाउंट सार्वजनिक हैं। मैं जब तक इस सभा में और इस सभा से जहाँ तक ये आवाज़ पहुँच रही है, अगर किसी के मन में कोई डाउट है, मैं सोशल मीडिया ही एक रास्ता है। मैं चाहे रात का 2 बजेगा या दिन का 1 बजेगा, हो सकता है मैं 10 दिन बाद देखूं, 15 दिन बाद देखूं, क्योंकि मैं लगातार ट्रैवल में रहता हूं। आपके मन के अंदर डॉट बराबर भी मेरे यहाँ से कही हुई बात पे कोई संशय है, कोई डाउट है, कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, आपको लिख करके मुझे बताने का अधिकार इसलिए है कि मैं सिर्फ ताली बजवाने नहीं आया हूँ, मैं किसी को क्रिटिसाइज करने नहीं आया हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि आप अकेले हो, जब बोलें तो पूरी दुनिया ये कहे कि इस आदमी की बात में डॉट बराबर भी गलती नहीं है। आपका शत्रु तक ये कहे कि हाँ ये शत्रु है, मेरा बुरा लगता है, लेकिन ये जो बात कह रहा है पूरे फैक्ट के साथ कह रहा है। इसलिए आपको पूरी आज़ादी है, पूरी आज़ादी है। आखिर में ये बात कह के समाप्त कर रहा हूँ कि अपनी बेटी को उससे बात करिए, उसके साथ इंटरेक्ट करिए। बेटी बड़ी हो रही है, बेटा बड़ा हो रहा है, तो बेटे का बड़ा होना तो हम बड़ी जल्दी एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन बेटी के बड़े होने को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम अपने बेटे की तमाम बहुत सारी ज़रूरतें पूरा करने के लिए, बेटे ने आज ये करा और बेटे ने वो करा, लेकिन आपकी बेटी बड़ी हो रही है, उसके मन के भाव बदल रहे हैं, उसके शरीर में भी बदलाव हो रहा है, समाज में बदलाव हो रहा है, वो भी वो सब कुछ देख रही है जो आपका बेटा देख रहा है। बेटी से ज़्यादा बात करें, उसको ऐसा खाली न छोड़ दें कि बेटा ने ये किया, बेटे ने आज वो किया, आज पिताजी ने ये किया। और बेटी की शादी को इतना संकटपूर्ण मत बनाइए कि रात में जब वो बेटी जग रही हो और आप उसकी शादी के लिए चिंतित हों तो आप परेशान हों और आप पति पत्नी आपस में बात करें कि यार कोई वर नहीं मिल रहा है, बड़ी मुश्किल हो गई, इसकी उम्र निकल रही है, फला दहेज मांग रहा है। आपकी ये बात उस बेटी के कान में जा रही है और धीरे धीरे उसके मन के अंदर ये सवाल खड़ा हो रहा है कि मेरे माँ बाप के लिए मैं एक बोझ बन गई हूँ, मेरी शादी नहीं हो रही है, लड़का नहीं मिल रहा है, कोई दहेज नहीं दे रहा है। तो उसके अंदर एक अजीब किस्म की भावना होती है और फिर वो कुछ ऐसा कर बैठती है जो आपको अच्छा नहीं लगता। इसलिए
भाइयों की और माँ की पहली जो जिम्मेदारी है कि आप अपनी बड़ी बेटी से खूब इंटरेक्ट करें और अपनी बेटी को दोस्त बनाएं और उस बेटी से कहें कि आज सबसे अच्छी फिल्म लगी हुई है, मैं तेरे साथ ही देखने जाऊंगी। आप जिस दिन देखने अपनी बेटी के साथ जाने लगेंगी, शहर का कोई जिहादी उसको मिसगाइड नहीं कर सकता है। और आप क्योंकि सास भी कबू देखने में लगी हुई हैं, पिताजी पैसा कमाने में लगे हुए हैं, बेटा गर्लफ्रेंड के साथ घूम रहा है, तो फिर आपकी बेटी की सबसे आइडियल तैमूर की अम्मी ही बनेगी। फिर वो यही समझेगी कि सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी है। सुंदरता की निशानी तैमूर की अम्मी नहीं है, ये टेलीविजन ने और टीवी ने और फिल्मों ने क्रिएट किया है। अगर आप उसके साथ बैठती तो आप बता पाती कि बेटा सुंदरता की निशानी शिवाजी की मां जीजाबाई है। इसलिए छोटी छोटी चीज़ें आपको करनी होंगी। बेटी के साथ बैठिए, उससे खूब बात कीजिए, खूब इंटरेक्ट कीजिए। उसके मन में हज़ारों सवाल आ रहे हैं, उसको जवाब दीजिए, उसको अकेला मत छोड़ दिए। हालात बहुत बेहतर नहीं हैं। ये देश की पुलिस, ये देश की सेना आपको बचाने के लिए नहीं है। सेना का काम है उस भूमि के टुकड़े को जिसके बॉर्डर पे वो खड़ी हुई है, उसी का मैंडेट है, उसी की तनख्वाह मिलती है, वो उसे बचाएगी। पुलिस एक प्रोफेशनल फोर्स है, लेकिन नेताओं के कहने पे पुलिस काम करती है कि कब गोली चलानी है, कब नहीं चलानी है। इसलिए न पुलिस बचाने वाली आपको, न सेना बचाने वाली आपको, न इस देश की कोर्ट आपको बचाने वाली, क्योंकि ये आदर्श स्थिति नहीं है कि कोर्ट का जज अगर ये तय कर ले कि भगवान काल्पनिक हैं और उसको वो काल्पनिक कहने लगे। और कमाल के चीफ जस्टिस हैं इस देश के, कमाल की जुडिशरी है कि आप देखिए कि भगवान काल्पनिक हैं ये कहते हुए बात खत्म हो रही है और 15 दिन के लिए ब्रेक लिया जा रहा है कि रामनवमी की छुट्टी है। और रामनवमी की छुट्टी के बाद जज साहब फिर आ रहे हैं और फिर कहते हैं कि भगवान काल्पनिक है, इस पर बहस जारी है। क्या मक्कारी है। उनको मालूम है कि अगर हमने फैसला दिया तो शाम को हमारे साथ नाइंसाफ हो जाएगा। दुनिया की सत्ताएं ताकत से चलती हैं, भावनाओं से नहीं चलती। भावनाओं से घर चलता है और ताकत से सत्ता और देश चलता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।